सबसे पहले डिमांड ये आ रही है कि हम डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कहीं ना कहीं हम सबको इम्पैक्ट कर रहा है। कहीं पर भी अगर आपको ऑडिबिलिटी फैक्टर हो, आपको आवाज ना आ रही हो, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं वॉइस इज नॉट क्लियर। मैं ट्राई करूंगा मैं एडजस्ट कर लूँ वॉइस को। तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं पहले। थोड़ा सा एक बार नोटपैड और पेन लेके रखेंगे, क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिगार्डिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन लिखवाना चाहता हूँ, सो दैट वेन एवर यू स्टार्ट रिसीविंग सच नोटिस नाउ, तो आपको पता हो कि आपको जवाब क्या देना है, आपको पता हो कि आपको इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम इन होल कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू ऑफ दिस एडवांस रूलिंग ऑफ क्ले क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। अभी एक रिसेंटली एडवांस रूलिंग आई है जिसने बोला है कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन फॉल्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, यानी कि रिवर्स चार्ज लग जाएगा उस पे। वो नोटिफिकेशन कहती है कि एडवांस रूलिंग कहती है कि आपके ऊपर अगर कोई भी डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है, तो सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जाती हैं तो उसके ऊपर आपका सिंपली जीएसटी रिवर्स चार्ज में अट्रैक्ट हो जाएगा। बिफोर आई प्रोसीड, आई वुड लाइक टू नोट यू कि आप एक सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 94। सेक्शन 2 सबसेक्शन 94, सेक्शन 294 कहता है, 2 सबसेक्शन 94 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये जीएसटी का सेक्शन नहीं है, ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन है। ये कहता है कि होल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। ये कहता है होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। सर यहाँ सेक्शन से एक चीज आइडेंटिफाई होती है कि एक डायरेक्टर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है कंपनी की। अब होता क्या है, हमारे पास बहुत किस्म के डायरेक्टर्स होते हैं। नॉन होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर में भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसे किस्म के होते हैं। इवन ऐसा भी होता है कि हमारे पास नॉन होल टाइम डायरेक्टर्स में एक टाइप ऑफ डायरेक्टर होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, वी आर राइट नाउ कंसर्न्ड अबाउट होल टाइम डायरेक्टर्स, बिकॉज द फैक्ट इज वेरी मच क्लियर कि अगर आपका नॉन होल टाइम डायरेक्टर होता है, तो जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स दे टेक एज सिटिंग फीस। तो सिटिंग फीस के ऊपर नो डाउट हमारा आरसीएम ट्रिगर कर जाता है। हाउएवर होल टाइम डायरेक्टर के केस में हमारे इट इज ट्रीटेड लाइक एट पार्लेंस विद एम्प्लॉइज, तो वो सैलरी की तरह ट्रीट किया जाता है और उस पर हमारा जीएसटी नहीं अट्रैक्ट होना चाहिए। एक केस लॉ नोट करेंगे, केस लॉ का नाम है रामाबेन ए थानावाला, रामाबेन ए थानावाला वर्सेस ज्योति लिमिटेड ओआरएस। रामाबेन ए थानावाला वर्सेस ज्योति लिमिटेड ओआरएस। यहां पर आपको एक चीज आइडेंटिफाई होगी इस केस लॉ के अंदर। ये कहता है होल टाइम डायरेक्टर इज अ वन हु स्पेंड्स हिज होल टाइम इन द ऑपरेशंस एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यहाँ पर इस केस लॉ में ये चीज फैक्ट को एस्टैब्लिश किया गया कि होल टाइम डायरेक्टर इज अ वन हु स्पेंड्स होल टाइम इन द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। सिमिलरली आपको एक चीज नेक्स्ट आइडेंटिफाई करनी होती है, वो करनी होती है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड डिफरेंट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में फर्क होता है। अगर मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी का काम करता हूँ या एज अ कंसल्टेशन देता हूँ जाकर, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस ऑफ माई कंसल्टेंसी। व्हेन आई से कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, द कंपनी डज नॉट होल्ड एनी कंट्रोलिंग राइट ओवर मी कि मैं कैसे करके दूंगा कंसल्टेशन। However, when it is a contract of service, OF of service, वहां पर कंपनी का पूरा कंट्रोल मेरे ऊपर रहता है। जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रांजैक्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, वेयर एज इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल वर्क इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ये चीज इस्टेब्लिश की गई है केस लॉ, केस लॉ का नाम लिखिए। ये चीज इस्टेब्लिश की गई है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता। इस केस में क्लियरली बोला गया है कि डायरेक्टर के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल रहता है बोर्ड का, और यही रिलेशनशिप मास्टर सर्वेंट के इक्वल ही होता है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में आइडेंटिफाई करके इसको बोला गया डायरेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस होते हैं, लाइक एज इन द नेचर ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये केस लॉ बड़ा एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है। नो डाउट हम जितने भी केस लॉ डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर ऑफ द प्रीवियस रेजीम, बिफोर जीएसटी रेजीम। तो हमारे पास एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है
कि जब मैं पिछले रेजीम की बात करता हूं तो प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम, बिकॉज सर्विस टैक्स रेजीम से ही प्रिंसिपली जीएसटी एक्ट को भी थोड़ा सा बनाया गया है। तो नो डाउट सारे प्रिंसिपल्स को उठाते हुए ये चीज इस लॉ में भी बाहर कर दी जाएगी। होल टाइम डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन को जीएसटी में टैक्सेबल नहीं किया जा पाएगा। आगे एक चीज नोट करेंगे, एक केस लॉ नोट करेंगे, रेंट वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रेंट वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज। यहां पर एक चीज बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है कि भाई साहब अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की, फाइनेंस लेग की, फाइनेंस डिपार्टमेंट की, रेवेन्यू सेक्टर की दो लेग्स हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। वो कहता है अगर एक एक लेग, एक साइड एक ट्रांजैक्शन को सैलरी ट्रीट करती है तो दूसरी साइड को भी उसको सैलरी ही ट्रीट करना पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन पे फॉर्म 16 कट लगेगा और वो सैलरी के हेड में ट्रांसफर होगा, तो सिमिलरली इनडायरेक्ट टैक्स रेजीम को भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा सेम फैक्ट। यानी कि रेंट वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, ये मुंबई का केस है, इसमें क्लियरली इस्टेब्लिश है टू लेग्स कैन नॉट टेक टू डिफरेंट व्यूज। यानी कि आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि फॉर्म 16 बनेगा तो सर्विस टैक्स को भी उसको सैलरी की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। एक किसी मेंबर का आई बिलीव माइक अनम्यूटेड है, आई थिंक दीपिका मैम का। नहीं, आईडी पासवर्ड सेम लिखा हुआ था, हमारा चल गया। सो दीपिका मैम प्लीज इसको म्यूट कर लेंगे। यस, तो एक सर्कुलर नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर। सर्कुलर नंबर एमसीए का सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 24/2012 डेटेड 9th of August 2012, 24/2012 डेटेड 9th of August 2012। ये क्लियरली कहता है कि भाई नॉन होल टाइम डायरेक्टर के ऊपर जो एग्जेम्पशन बेनिफिट्स हैं रिवर्स चार्ज के या सैलरीज के वो नहीं लगेंगे। इन अदर वर्ड्स आई कैन से होल टाइम डायरेक्टर के ऊपर सारे बेनिफिट्स लाइक आरसीएम और एग्जम्पशंस लगेंगी, यानी कि आपको आरसीएम का बेनिफिट मिलेगा, इस पे आरसीएम लग नहीं पाएगा। ये सर्कुलर में क्लियरली इस्टेब्लिश्ड है। साथ ही साथ आपको एक चीज और नोट करनी होगी, एक केस लॉ और नोट करिए, मैथन एलॉयज लिमिटेड वर्सेस सीसीई एंड एसटी। मैथन एलॉयज लिमिटेड वर्सेस सीसीई एंड एसटी, इसमें ट्रिब्यूनल ने साफ साफ बोला होल टाइम डायरेक्टर इज इक्वल टू एन एम्प्लॉई, होल टाइम डायरेक्टर इज इक्वल टू एन एम्प्लॉई। ठीक है, यहां पर क्लियरली विजन दी गई है। आगे एक चीज और नोट करेंगे, एक केस लॉ है राम प्रसाद वर्सेस सीआईटी, राम प्रसाद वर्सेस सीआईटी। यहां पर वो कहता है कि आपका मैनेजिंग डायरेक्टर एम्प्लॉय है या नहीं, ये इस्टेब्लिश करता है एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया कि मुझे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखनी होगी जो कि आपके बोर्ड रेजोल्यूशन और बोर्ड डिसाइड करता है। ठीक है, इसने साथ ही साथ एक स्कॉटिश कोर्ट की, एक स्कॉटिश कोर्ट की रेफरेंस को भी लिया, एंडरसन वर्सेस जेम्स सुदरलैंड पीटरहेड लिमिटेड। अगेन आई विल से एंडरसन, इसमें इसने बोला है मैनेजिंग डायरेक्टर इज हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ये ना कि फॉर सर्विस। अगेन स्कॉटिश केस लॉ की रेफरेंस है, इसने भी यही बोला कि अगेन आपका मैनेजिंग डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ना कि फॉर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ये यस, यहाँ पर वो एम्प्लॉय के पार्लेंस पे आ जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज प्रूव होती है कि एक केस लॉ और लिखेंगे, एलाइड ब्लेंडर्स, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स वर्सेस सीसीई एंड एसटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीसीई एंड एसटी। इसमें औरंगाबाद में ये डिसाइड किया गया ट्रिब्यूनल में कि डायरेक्टर अगर डिक्लेयर किया जाता है ऑल स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स में एज एन एम्प्लॉय तो वो एम्प्लॉय ही माना जाएगा। अगर उसका पीएफ में नाम लिखा है, उसका पीएफ कट रहा है, उसका आपकी स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड यानी कि एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी में भी एज एन एम्प्लॉय ही स्टेटस दिख रहा है, तो इट हैज टू बी ट्रीटेड लाइक एन एम्प्लॉय। सिमिलरली एक केस है ब्राहम एलॉय लिमिटेड वर्सेस
कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज। लिखिए, ब्राहम एलॉय लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज, दुर्गापुर का केस है। इसमें क्लियरली डिसाइड किया गया है कि आपके हायरिंग टर्म्स के अंदर, अगर डायरेक्टर की हायरिंग टर्म्स के अंदर आपका क्लॉज ऑफ हायरिंग एंड क्लॉज ऑफ फायरिंग है, तो इट इज इक्वल टू एन एम्प्लॉई। यानी कि आपकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगेन आई विल से, आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड वेदर अ डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय और वेदर एन डायरेक्टर इज अ नॉन एम्प्लॉय, और उस पे आरसीएम लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको इतने सारे मैंने लीगल रेफरेंसेस दिए, आपको एक चीज एस्टैब्लिश हो पाई होगी कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन अगेन इज नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ आरसीएम टिल द टाइम इट इज एस्टैब्लिश कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। उसके लिए आपके स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, आपके रेजोल्यूशंस, आपकी हायरिंग टर्म्स, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सब इस्टेब्लिश करेंगे कि ये एम्प्लॉय की पार्लेंस पे है। एज पर एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल द लीगल केसेस से कि अगर आपके डायरेक्टर इस्टेब्लिश हो जाता है कि वो एम्प्लॉय की तरह ही है, तो ये चीज एक ध्यान देने वाली होगी कि अगर आप उसको कमीशन भी पे करते हैं तो भी वो कमीशन भी एक एम्प्लॉय एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन सकती है, और इस कमीशन के ऊपर भी अगर वो होल टाइम डायरेक्टर है तो आरसीएम अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा अगर वो अपॉइंटमेंट टर्म्स में कमीशन का क्लॉज भी लिखा हुआ है। तो विद दिस मैं यहाँ पर ये चीज कंक्लूड कर पाया कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन पे पैनिक क्रिएट नहीं करना है हमें। डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन अगेन आपके लिए बहुत सिंप्लीफाइड है। आपको थोड़ा सा केसेस के ऊपर अपनी नजर रखनी है और उसके ऊपर रेलेवेंटली पिकअप करके अपनी चीजों पे एस्टैब्लिश करके कंपनी को बचाना है इससे। साथ ही साथ मैं एक चीज शेयर कर देता हूँ कि फॉर दिस, अगर आपको केसेस, लॉज और ये सब और लीगल रेफरेंसेस चाहिए तो आई विल शेयर विद द ब्रांच इन अ लीगल फॉर्मेट ऑल्सो। मैंने एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसमें छोटे छोटे केस लॉज के अंदर से लीगल रेफरेंसेस पिक करके एक जगह कंपाइल अप करी है। दैट ऑल्सो आई विल शेयर विद द ब्रांच। ठीक है, तो आई बिलीव डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे अब कोई क्वेश्चन नहीं है, ना ही चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन आया है, तो मैं अब प्रोसीड कर सकता हूँ आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो अब आज का टॉपिक ले लेते हैं। आज का टॉपिक है मेरा रिफंड्स। आप लोग रिफंड्स इतने इंटरेस्टिंगली सोच रहे होंगे कि रिफंड्स तो भैया हम शुरू से कर रहे हैं, इट्स नॉट अ वेरी मच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट नाउ आई वांट टू से रिफंड्स के अंदर काफी सारे चेंजेस आए हैं। दैट आई वांटेड टू डिस्कस कि रिफंड्स में क्रिटिकली थोड़े से चेंजेस इस्टेब्लिश हुए हैं रिसेंटली, ओनली लॉकडाउन पीरियड के ड्यूरेशन में ही। तो आप थोड़ा सा नोट डाउन करना शुरू करेंगे अगर साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद सर, थोड़ा सा मैं सर्कुलर्स की रेफरेंस लिखूंगा, आप प्लीज सर्कुलर्स नोट करेंगे दो तीन। सबसे पहला सर्कुलर है, आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सर्कुलर नंबर 125। दिस इज द बाइबल डॉक्यूमेंट फॉर रिफंड्स, राइट। अगर कोई रिफंड का केस है, कुछ भी है, यही बाइबल डॉक्यूमेंट है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि सर्कुलर नंबर 125 जो कि 18 नवंबर 2019 को आया था, इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है दैट इट सुपरसीड्स ऑल द अर्लियर सर्कुलर्स। आप देख पा रहे होंगे ये सुपरसीड कर जाता है सारे पिछले सर्कुलर्स को, यानी कि ये सर्कुलर आज की डेट में रेलेवेंट सर्कुलर है फॉर केसेस ऑफ रिफंड्स। ठीक है, दूसरा सर्कुलर नोट करेंगे, ये सर्कुलर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सर्कुलर नंबर 135, सर्कुलर नंबर 135, ये आया था 31 मार्च 2020 को। ये आया था 31 मार्च 2020 को। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये सर्कुलर से ये चीज इस्टेब्लिश होती है कि अभी अभी लॉकडाउन की ड्यूरेशन में ये सर्कुलर आया, और इन चीजों में बहुत सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कोविड से रिलेटेड भी हमें रिलैक्सेशंस मिली। एक नोटिफिकेशन नोट करेंगे, नोटिफिकेशन नंबर 16/2020, 16/2020, ये आई थी 23 मार्च 2020 को। ये नोटिफिकेशन ने भी रिफंड्स के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को चेंज किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजों को लिया। तो मैं सबसे पहले आपके साथ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बेस के लिए सर्कुलर नंबर 125 से पिक करना चाहूंगा, ना कि मैं उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर इज इटसेल्फ ऑफ 29 पेजेस विच रिक्वायर्स अगेन 3-3.5 घंटे लग जाएंगे अगर हम एक एक पेज डिस्कस करने लगे। हाउएवर आई विल ट्राई टू पिक एंड चूज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और मैं वो आपके साथ डिस्कस करना शुरू करता हूँ। अब आप देखिए आपको क्या करना है। सर्कुलर नंबर 125 के अंदर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूँ।
सर्कुलर नंबर 125 के अंदर पैराग्राफ नंबर 37 नोट कर लीजिए। 37 पैराग्राफ नंबर 37 मुझे कहता है कि आपको एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में रिफंड अप्लाई करना होता है। आपको एक ऑर्डर के अंदर रिफंड अप्लाई करना होता है। मैं भी आपके साथ स्क्रीन पे एग्जांपल भी ले लूंगा उसका। एक ऑर्डर मैट्रिक्स रहता है कि पहले आईजीएसटी का रिफंड लिया जाएगा, उसके बाद सीजी और एसजीएसटी इक्वल रेशियो में अप्लाई किए जाएंगे। यहाँ पर मैं एक बार आपको सर्कुलर दिखाना चाहूंगा। सर्कुलर क्या कहता है? सर्कुलर कहता है, देखिए 37 पैराग्राफ नंबर में सर्कुलर क्लियरली बोलता है ये एक एडवाइजरी नेचर है। ये एक एडवाइजरी नेचर है कि आप इस केस को, रिफंड को इस ऑर्डर में अप्लाई करें। ये लिखा है। सबसे पहले आप आईजीएसटी की एक्सटेंट अवेलेबल अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप सीजी और एसजीएसटी इक्वली करेंगे एक्सटेंड टू द अवेलेबल, एंड इफ एनी शॉर्टफॉल एग्जिस्ट तो आप उस कॉम दूसरे लेजर से उसको पिक कर लेंगे फिर। However, 38th paragraph very clearly says of this circular that for the applications where this order is not adhered, no adverse action can be taken by the authorities. यानी कि अगर आपसे गलती से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स गलत भी हो गया, यानी कि आपने आईजीएसटी पहले ना अप्लाई करते हुए तीनों को इक्वल अप्लाई कर दिया, लेट अस सपोज, या सीजीएसटी ही खाली अप्लाई कर दिया, तो आप पे कोई एडवर्स एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें लिखा है कि टिल द टाइम सच फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल द टैक्सपेयर आर एडवाइज्ड टू फॉलो। हाउएवर इफ द ऑर्डर इज नॉट फॉलोड द एडवर्स एक्शन कैन नॉट बी टेकन बाय द टैक्स अथॉरिटीज। यानी कि आपको एक चीज ध्यान देनी है इसमें कि आपके ऊपर एडवर्स एक्शन नहीं होगा। आपकी रिफंड एप्लीकेशन ऑन दिस सर्टेन बेसिस 100% रिजेक्ट नहीं हो सकती है। हाउएवर आज की डेट में डेफिशिएंसी निकालते हैं। एक चीज, एक सेकेंड चैट, एक चीज आप प्लीज नोट कर लेंगे कि जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा होता हूँ तो चैट बॉक्स अवेलेबल नहीं होता दिखने के लिए। तो मैं अभी जैसे ही स्टॉप करूंगा स्क्रीन शेयरिंग तो मैं एक बार चैट बॉक्स देख लूंगा। तो यहाँ पर आपकी एक चीज आइडेंटिफाई हो गई कि आपसे गलती से ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्डर गलत हो गया हो, आईजीएसटी ना अप्लाई हुआ हो, या ये ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हुआ हो, तो एडवर्स एक्शन नहीं हो पाएगा आपके ऊपर। तो यहाँ से आपको थोड़ी सी एक चीज समझ आती है, बट अथॉरिटीज आर रिजेक्टिंग रिफंड क्लेम। निष्कर्ष जी कह रहे हैं authorities are rejecting the refund claims if not applied in the said order. Yes, again आपको उस पर फिर अपील करने का ऑप्शन है। मैं यही कह रहा हूँ, आप इसमें अपील कर सकते हैं कि आपके ऊपर एडवर्स एक्शन नहीं होगा। मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं जहां पर रिफंड मिल गए थे और रिफंड मिल जाने के बाद भी उन्होंने अपील की, डिपार्टमेंटल अपील की कि हमसे गलत रिफंड लिया गया है, ऑर्डर नहीं फॉलो हुआ। अगेन अपील के अंदर हम केस जीत गए कि वहां पर ये ऑर्डर मैंडेटरी नहीं था, एडवाइजरी था, और सर्कुलर ने क्लियरली बोला था एडवर्स एक्शन नहीं हो सकता। गर्वित जी कह रहे हैं रिफंड क्लेम नॉट गिवन टू अस ऑन दिस बेसिस ड्यू टू रॉन्ग क्लेम। अगेन मैं यही कह रहा हूँ, आपको इसमें अपील में जाना पड़ेगा, ठीक है? और पक्का 100% आई कैन वेरी वेल से अपील में आप केस जीत जाएंगे इस चीज को लेकर। नेक्स्ट चीज आप नोट करेंगे इसका पैराग्राफ नंबर 45। पैराग्राफ नंबर 45 पैराग्राफ नंबर 45 कहता है क्लियरली कि गुड्स के केस में, समझिए आप एक्सपोर्ट करते हैं या तो गुड्स या सर्विस। अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो आपको 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, अगेन आई एम रिपीटिंग क्योंकि इसको मैं आज नोटिफिकेशन से भी लिंक करूंगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये कहता है गुड्स के केस में अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आपके गुड्स बाहर चले जाने चाहिए। 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस की लिमिट दी गई है कि आपके गुड्स बाहर एक्सपोर्ट कर दिए जाने चाहिए। हाउएवर अगर आप 3 महीने में नहीं कर पाते तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिफंड वापस करना पड़ेगा। ये चीज एक कंडीशन पैराग्राफ नंबर 45 में मेंशन की गई है। इवन अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हैं तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में आपकी 1 साल की लिमिट दी गई है फॉरेन करेंसी में पैसा रिसीव करने की। फॉरेन करेंसी में पैसा रिसीव करने की तभी वो रिफंड आपको मिलता है, अदरवाइज रिफंड नहीं मिलता। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना होगा, गुड्स के केस में अभी भी मैंने बोला 3 महीने के अंदर गुड्स एक्सपोर्ट हो जाने चाहिए। मुकेश जी, मेरे अपील का डिसीजन मतलब आपको वो एक्सट्रैक्ट चाहिए जो मैंने लिया है ऑर्डर का, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है।
ठीक है, शेयर कर देंगे मुकेश जी, कोई बात नहीं। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि गुड्स के केस में 3 महीने की कंडीशन है कि 3 महीने में गुड्स बाहर चले जाने चाहिए, बट क्या अभी तक मैंने ये बोला कि 3 महीने के अंदर या कोई भी टाइम लिमिट बोली कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में पैसा मिल जाना चाहिए? ऐसा मैंने कहीं नहीं बोला। हाउएवर आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा फर्दर कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ एडिशंस की हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशंस की हैं। थोड़ा सा आप इस चीज को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट मैं आपसे बोलना चाहूंगा पैराग्राफ नंबर 44। ये चीज हम सबको डिस्टर्ब करती है और ये चीज हम सबको परेशान ट्रबल कर रही है। कितनी बार ऐसा होता है कि आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, एलयूटी अप्लाई करने में लेट हो जाते हैं, ठीक है, एलयूटी लेट अप्लाई की होती है, लेकिन हाउएवर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप पहले ही कर देते हैं और एलयूटी एक हफ्ते बाद अप्लाई करते हैं। पैराग्राफ नंबर 44 ऑफ दिस सर्कुलर 125 हेल्प्स यू इन दिस। ये कहता है पोस्ट फैक्टो एक्स फैक्टो आपका अगर एलयूटी भी अप्लाई होता है तो सब्जेक्टिव केसेस पे वो भी अलाउ की जाएगी। दीपिका मैम फिर से आपका शायद अनम्यूट हो गया, तो पोस्ट फैक्टो एलयूटी भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो भी डीम कर ली जाएगी। सब्जेक्टिव केसेस पे, केस टू केस बेसिस पे आपको वो भी मिल जाएगा उसका बेनिफिट। प्लीज नोट वन पैराग्राफ नंबर दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आज के डिस्कशन में। दीपिका मैम, हाँ जी, आई बिलीव पैराग्राफ 47 नंबर है, दैट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर द आर टुडे की डिस्कशन। इट सेज लोअर ऑफ द शिपमेंट वैल्यू, लोअर ऑफ द शिपमेंट बिल वैल्यू, शिपिंग बिल वैल्यू जो आ रही होगी वो, या इनवॉइस वैल्यू विच एवर इज लोअर शैल बी टेकन फॉर द रिफंड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। यानी कि अगर आपका शिपिंग बिल वैल्यू में कोई और है और एक्सपोर्ट के इनवॉइस में वैल्यू कुछ और है तो दोनों में से लोअर ली जाएगी फॉर द केसेस ऑफ रिफंड प्रोसेसिंग ऑफ द एक्सपोर्ट्स। ये पैराग्राफ अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी कुछ क्लैरिफिकेटरी अभी चेंजेस किए हैं। अगेन एक चीज आगे और नोट करिए, आपके केस में एक पैराग्राफ 54 होता है, पैराग्राफ 54 है सर्कुलर 125 का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अगेन मैंने सारे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स चूज करके आपके लिए रखे हैं। पैराग्राफ 54 कहता है लेट अस सपोज योर रिफंड इज ऑफ इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अगर आपका रिफंड इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का है तो वहां पर आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपके पास इनपुट 18% का हो, इनपुट 12% का भी हो, इनपुट 5% का भी हो, हाउएवर आपका आउटपुट सिर्फ 12% का है। तो ये पैराग्राफ 54 क्या कहता है, मुझे आप एक चीज बताइए, अगर आपके पास इनपुट 18% का भी है, 12% का भी है, 5% का भी है और आप आउटपुट टैक्स सिर्फ और सिर्फ 12% का करते हैं, प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट करिए आपको इन्वर्टेड के केस में, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में 18% का रिफंड मिलेगा या 18 और 12 का मिलेगा या 18, 12, 5 तीनों का मिलेगा। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस टिल आई कंटिन्यू। मैं अगेन आई एम सेइंग द क्वेश्चन अगेन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस है रिफंड का, तो आपको रिफंड लेने जाना है, इनपुट टैक्स रेट 18, 12, 5 तीनों का है, तो अगेन तीनों का मिलेगा या सिर्फ एक का मिलेगा? अभी तक सब कह रहे हैं ऑल। इज इट फ्रॉम दी सर सर्कुलर ही तो नहीं दिखाना, मैं तो आपकी थोड़ी सी इंटेंट जानना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं तो बता ही दूंगा सर, सर्कुलर भी दिखा दूंगा। अगेन सबका एक फैक्ट वेरी मच क्लियर है कि वो नेट आईटीसी की बात करता है। नेट आईटीसी इन ऑल केसेस मींस आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। नेट आईटीसी मींस अवेल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो यानी कि आपको कविता जी आपका अनम्यूट हो गया तो आपको रिफंड, अगेन यू विल गेट रिफंड ऑफ ऑल द केसेस। सर्कुलर का पैराग्राफ नंबर 54 क्लियरली बोलता है कि इट विल गिव यू रिफंड ऑफ ऑल मिक्स्ड इनपुट्स। वहां पर आपका ऑफिसर नेक्सस बिल्डिंग नहीं करेगा, आपका रिलेशन बिल्ड नहीं करेगा, वहां पर वो आपका क्रेडिट डिनाई नहीं करेगा रिफंड के लिए वाला, वो 18, 12 और 5 तीनों का रिफंड दे देगा आपको। ये पैराग्राफ नंबर 54 में लिखा है। नेक्स्ट चीज नोट करेंगे पैराग्राफ नंबर 61। पैराग्राफ नंबर 61 ऑफ दिस सर्कुलर वेरी मच क्लियरली इंस्टेट्स वन थिंग ऑल्सो, जहां पर आपका रिफंड बहुत जगहों पे एक दो चीजों की वजह से रिजेक्ट होता है, मैं उस चीजों को ले रहा हूँ। रिफंड कहता है 61 पैराग्राफ कहता है
हेलो, यस। पैराग्राफ नंबर 61 कहता है कि अगर सपोजिंगली मैं जुलाई का क्रेडिट रिफंड अप्लाई कर रहा हूँ, जुलाई का रिफंड अप्लाई कर रहा हूँ, और हो सकता है कि जुलाई के महीने में मैंने कोई जून का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेल किया हो। ऐसा बहुत बार होता है कि जून के महीने का इनपुट टैक्स क्रेडिट, जून के महीने का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपसे छूट जाता है और आप उसको जुलाई में अवेल करते हैं। एंड जब आप रिफंड क्लेम करने जाते हैं तो आप एक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं साथ में। जब आप स्टेटमेंट अपलोड कर रहे होते हैं तो उसमें एक जून का इनवॉइस देख के ऑफिसर जून वाले इनवॉइसेस को एक्सक्लूड कर देता है और कहता है जी आप तो सर्कुलर, राकेश जी मैं सर्कुलर दिखाता जाऊंगा, आप मुझे बताओ कौन सी चीजें दिखानी है सर इसमें, पैराग्राफ्स दिखाता जाऊं वाले। ये लीजिए सर्कुलर का पैराग्राफ नंबर 61। ये रहा सर। वो होगा क्या सर, मैं सर्कुलर का पैराग्राफ दिखाऊंगा, आप उसको पढ़ने में सर टाइम लगाएंगे और उसके साथ साथ फिर मिस हो जाएगा सर एक्सप्लेनेशन। हाउएवर मैंने खोल दिया है, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। ये साफ साफ क्लियरली बोलते हैं सर कि अगर आपसे कोई पिछले महीने का क्रेडिट आपने अगले महीने लिया है तो आपको फ्यूचर्स का भी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी भी मंथ में अवेल किया गया हो उसका रिफंड मिलेगा। यानी कि वो नेट आईटीसी की बात करता है और नेट आईटीसी इटसेल्फ डेफिनेशन सेज द आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड, यानी कि अवेल आपने उस पीरियड में कौन सा किया है क्रेडिट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ना कि वो किस पीरियड का है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वो किसी भी पीरियड का परमिसिबिलिटी ऑफ लॉ होनी चाहिए ऑब्वियसली, कि 16(4) सेक्शन ना कहे कि आपने सितंबर की रिटर्न के बाद क्रेडिट लिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाउएवर आपको बाकी सारा क्रेडिट रिफंड में मिल जाएगा। यहाँ पर सर्कुलर 125 का एक लास्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 58, जो कि ये कहता है कि आपको 3B का टेबल नंबर 3.1B और जीएसटीआर 1 का टेबल नंबर 6A कंपेयर करना होता है इन केस ऑफ रिफंड्स ऑफ एक्सपोर्ट। यहाँ पर मैं आपको एक सर्कुलर की रेफरेंस देना चाहूंगा जो शायद सर्कुलर के अंदर नहीं लिखी थी, लॉ के अंदर एक प्रोवाइड की गई थी। प्लीज एक सर्कुलर नोट करेंगे, सर्कुलर नंबर 26/2017, सर्कुलर नंबर 26/2017। ये कहता है, डेटेड है 29 दिसंबर 2017, 29 दिसंबर 2017। अगेन सर्कुलर नंबर 26/2017 डेटेड 29 दिसंबर 2017। ये था इसका पैराग्राफ नंबर 4, चौथा पैराग्राफ इस सर्कुलर का कहता है कि अगर आपकी कोई भी गलती हो जाए इन केस ऑफ समरी रिटर्न्स लाइक 3B, अगर आपकी समरी रिटर्न्स लाइक 3B में कोई गलती हो जाती है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। यू कैन अमेंड द पास्ट पीरियड मिस्टेक्स टिल द टाइम द एडजस्टमेंट डज नॉट मेक द फिगर एज नेगेटिव। यानी कि अगर आपसे 10 लाख रुपए की गलती हो गई लेट अस सपोज, तो इस 10 लाख रुपए की गलती को आप तब तक ठीक करते रहेंगे 3B के अंदर जब तक ये गलती एक तो पूरी सेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक ना हो जाए, और उसी ही 3B में उतनी 3B में ठीक करेंगे कि ये फिगर किसी चीज को भी नेगेटिव ना कर दे। यानी कि लेट अस सपोज इस बार 4 लाख रुपए ठीक हो पाया तो 4 लाख, ऐसा नहीं कि आप -6 लाख कर देंगे। यानी कि ये सर्कुलर को यूज करते हुए आपको जो मैंने दो टेबल्स बताए, अगर आपके टेबल्स में कोई गलती है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं इवन टिल डेट। हाउएवर ये आपको अलाउ करता है रिफंड के केस में 2 साल की एक लिमिट देता है, बट वी हैव टू अलोंग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट। कहां पर आईटीसी रिवर्स करना है निष्कर्ष जी इस केस में? मैं अगर कह रहा हूं आपसे सेल 3.1 की जगह बी की जगह किसी और सेल में डल गई है तो आपको उसको ठीक करने के लिए कह रहा हूं मैं, उसको इस सर्कुलर के थ्रू यूज करना है। हाउएवर अगर आईटीसी रिलेटेड गलती होती है, यस आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, बट अगर आपने रॉन्ग हेड में आईटीसी बुक कर दिया है, लेट अस सपोज आपने उसको बुक कर दिया आरसीएम के अंदर, हाउएवर वो था नॉर्मल वाला आईटीसी, तो इट इज जस्ट अ क्लासिफिकेशन इशू, उसके केस में आपका इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा अब आगे बढ़ना चाहूंगा। यहाँ तक आई बिलीव आपको अभी तक सर्कुलर 125 के अंदर कोई डाउट नहीं है, और तो मैं एक बार थोड़ा सा प्रोसीड करता हूँ आगे आपके साथ प्लीज। सर्कुलर नंबर 135 आपके सामने स्क्रीन पर है। सर्कुलर नंबर 135 डेटेड 31 मार्च 2020, यानी कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आया ये सर्कुलर।
इसने सबसे पहली चीज बोली बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम्स अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर्स, बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम्स अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर। ये अब आपको एक चीज अलाउ कर दी गई है एज अ बेनिफिट, ये चीज एक आपको एडवांटेजियस पोजीशन में रख रहा है। क्या कर रहा है आप देखेंगे, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं। आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। एक बार मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सर्कुलर नंबर 125 क्या कहता था और ये 125 को ओवरराइड कर चुका है ये बंचिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स। हमारे लिए सर्कुलर नंबर 125 ओरिजिनली यही कहता था कि भाई अगर आप रिफंड अप्लाई करने जा रहे हो, रिफंड अप्लाई करते समय आपकी जीएसटीआर 1 या तो क्वार्टरली होगी या मंथली होगी। अगर क्वार्टरली होगी यानी कि अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम की है तो आप क्वार्टरली चूज कर सकते हैं। हाउएवर यू हैड एन ऑप्शन टू गो टू मंथली आल्सो। तो यहाँ पर वो कहता है अगर आप क्वार्टरली चूज करते यानी कि आपकी क्वार्टरली जीएसटीआर 1 होती, तो जीएसटीआर 1 क्वार्टरली होने के बाद आपको आपकी जो सपोजिंगली जनवरी से मार्च की जीएसटीआर 1 जानी थी, तो आप अपना रिफंड भी जनवरी से मार्च का ही अप्लाई करोगे। आप जनवरी से मार्च का ही रिफंड भी अप्लाई करोगे। यानी कि आप इस केस में अकेला फरवरी, अकेला मार्च का अप्लाई नहीं कर सकते। फुल क्वार्टर हैज टू बी अप्लाइड टुगेदर। हाउएवर इन सच केस मंथली अगर जीएसटीआर 1 होती तो जनवरी, फरवरी, मार्च इंडिविजुअली अप्लाई किए जा सकते हैं रिफंड्स। ये अकेले रिफंड अप्लाई किए जा सकते हैं। हाउएवर सर्कुलर 125 में बंचिंग ऑफ टैक्स पीरियड्स की बात भी की जाती है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है आपने सोचा मैं सितंबर, अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का क्वार्टर प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च का क्वार्टर, यानी कि इन दो क्वार्टर का रिफंड भी बंच करके एक साथ अप्लाई कर सकता हूं। हाउएवर बंचिंग में भी क्वार्टर्स की बंचिंग होना जरूरी है अगर जीएसटीआर 1 क्वार्टरली है। यानी कि इस केस में आप चाहें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च चारों का इकट्ठा करके भी बंच कर सकते हैं। यानी कि बंचिंग इसमें मंथली अलाउड थी। हाउएवर सर्कुलर 125 रिस्ट्रिक्ट करता है, आपको रिस्ट्रिक्ट करता है अगर दो क्वार्टर्स या दो टैक्स पीरियड्स डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स के होते हैं, आप उसको बंच नहीं कर सकते साथ में। यानी कि आप इस क्वार्टरली के केस में जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर प्लस अप्रैल, मई, जून या सब्सिक्वेंट कोई भी क्वार्टर या प्रीवियस कोई भी क्वार्टर, इन दो के साथ मर्ज नहीं हो सकता। यानी कि दो फाइनेंशियल ईयर्स इकट्ठे बंच नहीं हो सकते थे। मंथली के केस में भी सिमिलर सिचुएशन थी। आप जनवरी, फरवरी या मार्च, सपोजिंगली मार्च और अप्रैल का क्रेडिट इकट्ठा बंच नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स हो जाते थे। हाउएवर अब सर्कुलर नंबर 135 ने आपको एक चीज अलाउ कर दी और वो कर दी बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम अक्रॉस डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स। उसने बोला अब आप चाहो तो बंच कर सकते हो टुगेदर द डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स आल्सो। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आज सपोजिंगली एक एग्जांपल ले लेता हूं, आज जब लास्ट क्वार्टर चल रहा था तो कोविड की सिचुएशन आ गई, लॉकडाउन हो गया, आपके एक्सपोर्ट्स हो नहीं पाए, आपने बाहर एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाए, आपकी टर्नओवर डाउन हो गई, आप एक्सपोर्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन हो गई। तो हो सकता है आप जब जनवरी, फरवरी, मार्च अगर क्वार्टरली रिटर्न होती है, आप रिफंड अप्लाई कर रहे होते हैं, आपकी टर्नओवर ही नहीं होती तो रिफंड आपको बहुत रिस्ट्रिक्टिवली कम मिलता है। तो उन्होंने कहा कि यार ये वाला जो स्टॉक है क्या पता ये अप्रैल, मई, जून में बेच दिया गया हो, जो कि आगे सब्सिक्वेंटली पीरियड आ रहे हैं। तो इसलिए आपको आगे के रिफंड के पीरियड्स को भी साथ में बंच करना अलाउ कर दिया है इस सर्कुलर ने। तो सर्कुलर 135 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बंचिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स नाउ। तो अब बंचिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी आपको अलाउ कर दी गई है। नेक्स्ट चीज जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी है इस सर्कुलर में, उसने बोला, एक सेकेंड, यस। तो इसने नेक्स्ट चीज सर्कुलर ने बोली कि आप जैसे बंचिंग वाला आपको एक एडवांटेज दी, एक डिसएडवांटेज भी देता हूं मैं आपको। क्या? देखिए स्क्रीन पे उसने बोला आपको रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन जीएसटी रेट। यानी कि अगर आप सपोजिंगली, इसने वेरी मच एग्जांपल भी क्लियर करा सर्कुलर के अंदर,
कि अगर आप एक रिफंड अप्लाई कर रहे होते हैं, आप सोचते हैं कि यार मैं एक प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ जो कि प्रोडक्ट का रेट आज मार्केट में है 18%, जो कि प्रोडक्ट का रेट है आज मार्केट में 18% का, आपने इसका स्टॉक खरीदा हुआ है, सडनली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और ये 18% से 12% हो जाता है, तो ये रेट आपके पास स्टॉक पड़ा होता है, ये 6% का स्टॉक के ऊपर रेट का लॉस हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, जब इसको सेल करने लगते हैं तो ये 12% में ही बिकता है। तो ये 6% का जो पाइलिंग अप ऑफ इंटरेस्ट है, सॉरी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये आपका पाइल अप हो जाता है और लोग इसको इन्वर्टेड ड्यूटी के अंदर रिफंड अप्लाई करने लग जाते हैं। जब इन्वर्टेड के अंदर रिफंड अप्लाई करने लगते हैं तो ऑफिसर कंफ्यूज हो जाता है वेदर इज इट इन्वर्टेड ड्यूटी का केस और नॉट। यानी कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने 18% का स्टॉक खरीदा हुआ था, ये 18% का स्टॉक का रेट 12% हो गया और आपने इसको खरीदा हुआ था 18% में, आज ये 12% में बिक रहा है, तो जो इसका रेट का लॉस है क्या इन्वर्टेड ड्यूटी में फॉल करता है, नहीं करता? सर्कुलर ने वेरी मच इट हैज बीन मेड क्लियर दैट इट इज नॉट अ केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी कि आपको इस केस में रिफंड नहीं मिलेगा। ये चीज क्लियरली इस सर्कुलर ने मेंशन कर दी है। आगे आप देख पा रहे होंगे आई से लेकर एल तक, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, आई से लेके एल तक, स्क्रीन पे आई से लेके एल तक कुछ मैंने इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स करे हुए हैं। इस हाईलाइट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि इफ योर रिफंड इज ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, इफ योर रिफंड इज ऑफ रॉन्गफुल पेमेंट ऑफ हेड ऑफ टैक्स, यानी कि आईजीएसटी पे होना था और सीजीएसटी एसजीएसटी पे हो गया या वाइस वर्सा सेक्शन 77 के हिसाब से, या योर रिफंड इज ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, अपील और एनी अदर, या आपका रिफंड एनी अदर ग्राउंड रीजंस का है, तो रिफंड का प्रोसेस, रिफंड की मेथोडोलॉजी, रिफंड के मैकेनिज्म, रिफंड की मशीनरी चेंज कर दी गई है इन 4 सर्कमस्टेंसेस में। इन 4 सर्कमस्टेंसेस में क्या बोला, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। लेट अस सपोज मैंने बोला कि आपका प्रोविजनल असेसमेंट में गए थे आप। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होती है, जब आपको लगता है कि टैक्स की वैल्यू, सॉरी वैल्यूएशन ऑफ द गुड्स या रेट ऑफ टैक्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आप प्रोविजनल असेसमेंट में जा सकते हैं जीएसटी के अंदर। तो जब आप प्रोविजनल असेसमेंट में जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपने बोला मेरे हिसाब से 10,000 रुपए पे होना चाहिए, ऑफिसर ने कहा मेरे हिसाब से 12,000 रुपए पे होना चाहिए, तो 2,000 रुपए का गैप दिख रहा होगा आपको। ये 2,000 रुपए का गैप होगा, ये प्रोविजनली असेस किया जाएगा। प्रोविजनली असेसमेंट में क्या होगा, ऑफिसर या तो लोअर साइड पे जा सकता है या हायर साइड पे जा सकता है। लेट अस सपोज ऑफिसर ने कहा मैं जी हायर साइड पे जाऊंगा। इस हायर साइड पे जाने के लिए उसने क्या कहा, आपने हायर साइड पे जाने के लिए इसको डिपॉजिट करना पड़ता है आपको। जब आप इसको डिपॉजिट करने लगते हैं तो आप या तो इसको आईटीसी के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं या कैश लेजर के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। यही चीज इस एग्जाम्पल में भी दी जा रही है आपको। ये देखिए, लेट अस सपोज आपने प्रोविजनल असेसमेंट कराई और 12,000 पे हायर एंड पे आपकी असेसमेंट हो जाती है। आफ्टर 2 months द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड फॉर द सेम एंड द लाइबिलिटी इज कंप्यूटेड टू बी 10,000। बाद में फाइनल असेसमेंट में डिसाइड होता है कि आपकी लाइबिलिटी 10,000 ही है, 12,000 नहीं है। जसवीर जी आपका आई बिलीव अनम्यूट हो गया है। तो यहाँ पर 12,000 रुपए उसने पहले पे किया था एज अ प्रोविजनल लाइबिलिटी और उसके बाद फाइनली असेस की गई लाइबिलिटी 10,000 रुपए। तो आज ये 2,000 का रिफंड लेने के लिए जाएंगे, हम 2,000 का रिफंड लेने जाएंगे, ये प्रोविजनल असेसमेंट में अलाउड भी है। तो यहाँ 12,000 को डिपॉजिट करने के लिए मैंने सोचा कि अगर देखा जाए ओरिजिनली तो 12,000 को डिपॉजिट करने के लिए 8,000 रुपए तो क्रेडिट लेजर से दिए गए थे और 4,000 रुपए कैश लेजर से दिए गए थे। तो आज जब आप ये 2,000 का रिफंड लेने जाएंगे तो सर्कुलर 135 ने मैनर डिस्क्राइब किया कि इसको 8,000:4,000 के रेशियो में ही आपको रिफंड वापस मिलेगा। यानी कि 8,000 के प्रपोर्शन में 2,000 का 1,000, ये 333 रुपए का रिफंड आपको क्रेडिट लेजर में वापस मिलेगा और 667 का रिफंड आपको कैश लेजर में वापस मिलेगा। यानी कि इस सर्कुलर के हिसाब से अगर मैं पढ़ूं तो अनइंटेंडेड अनइंटेंडेड इनकैशमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस नहीं हो पाएगा इन द 4 circumstances दैट वी हैव स्टेटेड अबव। यानी कि इन 4 circumstances में ये देखा जाएगा कि कैसे लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया गया है ओरिजिनल उस टैक्स पीरियड को और उसी रेशियो में रिफंड कैश या क्रेडिट में वापस मिलेगा रिस्पेक्टिव लेजर्स के अंदर। तो यानी कि यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लिख रहे हैं राजेंद्र जी, पोजीशन ऑफ रिफंड फॉर गुड्स एक्सपोर्टेड बट बायर नॉट टेकन द डिलीवरी फ्रॉम द पोर्ट, तो रिफंड नहीं मिल पाएगा उस केस में 3 महीने तक अगर वो बाहर नहीं गए सर। विमल जी पूछ रहे हैं इफ माय रॉ मटेरियल रिड्यूस बट द फिनिश,
if raw material rate whether the refund will be available. सर वो तो अगेन नेट आईटीसी अवेल की बात करता है, उसमें आईटीसी का कुछ भी रेट हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, मिल जाएगा सर रिफंड। राजेंद्र जी कह रहे हैं बंचिंग ऑफ रिफंड वेदर कैन बी डन फॉर एनी पीरियड ऑफ मंथ्स, यस टिल द टाइम वो 2 इयर्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आप सारे बंचिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़े। गुड्स अगर रिटर्न हो गए हैं इन दैट केस ऑल्सो आपका रिफंड आइडियली वापस नहीं हो पाता, बट यस एक बार एक्सपोर्ट की कंडीशन लिखी है, वो बाहर गया है, फिर वो वापस आ जाए तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लॉ इज वेरी मच साइलेंट जगदीश जी ऑन दैट कि रिफंड अगर गुड्स का आ गया, गुड्स वापस आ गए तो रिफंड वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको रिफंड वापस नहीं करना। whether there are any chances in 2 years period for apply of refund restriction in case of bunching। मुकेश जी थोड़ा सा क्वेश्चन को इलेबोरेट करेंगे, whether there is any changes in 2 years period। नो सर ऐसा कोई चेंजेस नहीं है इसमें, वो आपका टैक्स पीरियड देखा जाता है 2 साल वाला। अगर सपोजिंगली इन्वर्टेड का केस है तो आपको आज से 2 साल देखना है, ठीक है, आज के टैक्स पीरियड से 2 साल आप बंचिंग करते जाओगे ऐसे ऐसे करके, लास्ट में पहुंच के देखोगे कि यार ये वाला साल अगर 2 साल के क्रॉस कर चुका है ये वाला मंथ, तो ये वाला बंच नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि रिफंड ही अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइदर वे वो उतने का शो कॉस्ट नोटिस निकाल के आपका रिफंड रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे सर्कुलर को बढ़ते हैं प्लीज, इसमें इंपॉर्टेंट एक दो चीजें और हैं लास्ट। ठीक है मुकेश जी आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। यस यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इस सर्कुलर ने लिखी कि 36(4) नाम का एक नया रूल आया था, 49/2019 नोटिफिकेशन के थ्रू। इसने रूल ने बोला था कि आपकी 20% या 10% की रिस्ट्रिक्शन है 2A में जो क्रेडिट नहीं दिख रहा उसके रिगार्डिंग। तो सिमिलरली उसने इस सर्कुलर ने बोला कि भाई 125 सर्कुलर में जो रेफरेंस दी गई थी, प्लीज नोट कर लें एक बार, मैंने वो भी इसमें से एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। सर्कुलर 125 कहता था सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ इनवॉइस व्हिच is being claimed and which are not declared in Annexure B but which are not populated in 2A shall be uploaded by the applicant along with the application in RFD 1। यानी कि आप अगर 2A में इनवॉइसेस नहीं दिख रहे तो आप सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज जमा कर सकते थे उसकी, ये 125 आपको अलाउ करता था। हाउएवर आगे एक अंडरलाइंड आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, इट सेज इट इज एम्फसाइज्ड दैट द प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट इंसिस्ट ऑन द सबमिशन ऑफ एनी इनवॉइस द डिटेल ऑफ व्हिच आर अवेलेबल इन 2A। यानी कि आपसे ऑफिसर एम्फेसिस नहीं डाल सकता कि मुझे इनवॉइसेस लाके दिखाओ ओरिजिनल जो 2A में दिख रहे हैं, हाउएवर जो नहीं दिख रहे उसकी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज वो आपसे लेके आपको रिफंड दे सकता था। बट सर्कुलर 135 ने इसको ओवरराइड करते हुए कहा कि आपका द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड और उतना ही रिफंड मिलेगा एक्यूमुलेटेड आईटीसी का जितने इनवॉइसेस 2A में दिख रहे होंगे। यानी कि पैराग्राफ 36 ऑफ सर्कुलर स्टैंड्स मॉडिफाइड टू दैट एक्सटेंट। यहाँ पर आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि रिफंड आपका रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है टू एन एक्सटेंट, वो आपका क्रेडिट 2A में अगर ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा इसमें अब हमारा रिफंड की स्क्वीजिंग चल रही है, रिफंड रिस्ट्रिक्ट हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा रिफंड के ऊपर गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर कंडीशंस को मॉडिफाई कर दिया कि 36(4) इज नाउ वेरी मच एप्लीकेबल। आगे जो मेरा पॉइंट ऑफ क्वेश्चन रहा है वो ये है, आप देख पा रहे होगे कि मेरा क्वेश्चन यही है कि व्हाट अबाउट द रिफंड एप्लीकेशन फॉर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। क्यों? क्योंकि एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन 30/2020 30/2020 डेटेड 3 अप्रैल 2020। ये नोटिफिकेशन कहती है कि सारी एप्लीकेशंस सब कुछ और इवन 36(4) ये कहता है 36(4) अब आपको क्यूमुलेटिवली चेक करना है सितंबर के अंदर जाके। क्यों? क्योंकि कोविड का लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो अब आपके इस चक्कर में उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दी थी, तो उन्होंने 36(4) के ऊपर भी रिलैक्सेशन दी थी और उन्होंने कहा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का सारा 36(4) आपको मर्ज करके सितंबर के अंदर देखना है। यानी कि अब अगर इस ड्यूरेशन के अंदर रिफंड अप्लाई किया जाएगा और 135 सर्कुलर कहता है कि भाई आपको 36(4) चेक करना है, जितना 2A में दिख रहा है उतना ही रिफंड मिलेगा, तो आज ये जो पीरियड है लॉकडाउन वाले जिनका मर्ज करके सितंबर में देखा जाएगा उसका रिफंड प्रोसेस कैसे होगा, इट इज अ क्वेश्चन। एज फार एज माई हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन सेज इट इज नाउ गोइंग टू बी आपको रिफंड आज तो 36(4) देखे बिना मिल जाएगा। हाउएवर जब सितंबर में पहुंचेंगे और दिखेगा कि वो 2A में क्रेडिट नहीं दिख रहा, तो द ऑफिसर हैज अल्टीमेट पावर टू रिकवर द रिफंड
अंडर सेक्शन 73 एंड 74 along with interest from you। यानी कि अगर ये रिफंड एरोनियसली वापस कर दिया गया है, गुड फेथ में वापस किया है, तो मैं 73 इन्वोक करके आपसे वो रिफंड वापस ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पर विमल जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन a case we applied refund on July and August online but hard copy of the refund was not submitted, hence department rejected। सर आपने जुलाई और अगस्त 2017 का रिफंड कब अप्लाई किया था, ये बहुत बड़ी बात होगी विमल जी। ये अगर आपने सर्कुलर 125 के आने से पहले किया है तो माइट भी देयर आर चांसेस कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो, बट अब 125 आने के बाद द प्रोसेस इज वेरी मच ऑनलाइन, तो अब रिजेक्ट नहीं होता है सर इस बात पे। ठीक है, तो यहाँ तक आप थोड़ा सा समझ पाए कि मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इंटरप्रेट करेंगे 30th नोटिफिकेशन को 30/2020 को साथ में, तो आपका ऐसा हो सकता है कि 36/4 को इन्वोक नहीं किया जा रहा है अभी, बट सितंबर के अंदर जब क्यूमुलेटिवली इन्वोक किया जाएगा तो आपका रिफंड के ऊपर भी इन्वोक होगा। तो इस ड्यूरेशन में अगर आप कोई रिफंड अप्लाई कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, क्योंकि अभी तो 100% रिफंड मिल जाएगा जो 2A में नहीं दिख रहे। हाउएवर 135 सर्कुलर फिर से एक्टिव हो जाएगा सितंबर के बाद, और फिर आपका रिफंड वो वापस ले लेंगे जितना रिफंड एक्सेस बेकार में दे दिया गया होगा, यानी कि एक्सेसिवली दे हैव गिवन यू। ठीक है, निष्कर्ष जी क्वेश्चन पूछे, इफ रिफंड अप्लाइड विद इन 2 years द ड्यू डेट टू रीजन डेफिशिएंसी विद इन आफ्टर दिस 2 year वी कैन स्टिल अप्लाई अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग द डेफिशिएंसी। निष्कर्ष जी एक चीज समझ लीजिए, एक हमारे पास लूप होल फ्लॉज अवेलेबल है अभी लॉ के अंदर, कि आप जब रिफंड अप्लाई करते हैं वो रिजेक्ट कर डेफिशिएंसी मेमो इशू करता है तो रिफंड स्टैंड्स रिजेक्टेड, वो आपका रिफंड वापस चला जाता है क्रेडिट लेजर्स में जो आपने डेबिट हुआ होता है, और जब आप रीअप्लाई करते हैं उसको नया ARN मिलता है, और सर्कुलर 125 भी कहता है इट शैल बी ट्रीटेड लाइक अ फ्रेश एप्लीकेशन। तो अगर आपका 2 साल का पीरियड खत्म हो गया ड्यूरिंग सच पीरियड तो आपका वो टाइम बार्ड मान लिया जाता है। राजिंदर जी कह रहे हैं IGST paid on import being bill of entry calculation comes higher than the duty rate based but there is no inverted। yes सर राजिंदर जी, इट इज अ वेरी मच प्रैक्टिकल इशू, बट यहाँ पर GST कुछ नहीं कहता, GST इज वेरी मच साइलेंट ऑन दिस। ये रिफंड इन्वर्टेड में नहीं जाता, ये वैल्यूएशन का इशू होता है। यहाँ पर आपकी वैल्यूएशन चैलेंज करनी पड़ती है पोर्ट के ऊपर, ये पोर्ट की वैल्यूएशन के ऊपर चैलेंज का क्वेश्चन है। ये कस्टम्स का एस्पेक्ट है, ये GST का एस्पेक्ट नहीं है अभी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस सर्कुलर में आगे कुछ चीजें और लिखी हैं, उसको देखना शुरू करते हैं। 36(4) के ऊपर डिस्कशन हो गया। अब ये लास्ट एक चीज कहता है कि आपकी न्यू रिक्वायरमेंट टू मेंशन HSN एंड SSC लिखा गया है। ये कहता है एक नया एनेक्जर बी लेके आऊंगा मैं आपके पास, और नया एनेक्जर बी ऐसा दिखेगा। अब ये चीज आप अपलोडिंग करोगे, इसके अंदर साफ लिखा है कि एक कॉलम ऐड किए गए हैं कैटेगरी ऑफ इनपुट सर्विस, यानी कि इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स के ऊपर आपको लिखना है, और HSN SSC भी आपको लिखना है। होता क्या है, जब हम रिफंड अप्लाई करने लगते हैं तो रिफंड अप्लाई करते समय अगर ये इन्वर्टेड ड्यूटी का केस होता है तो आपको इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता। हाउएवर अगर ये एक्सपोर्ट्स का रिफंड होता है तो आपको कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता। तो क्या होता है कि ऑफिसर के लिए बड़ा मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि इनपुट है, इनपुट सर्विस है या कैपिटल गुड्स है। तो आपके लिए उसने एनेक्जर बी में ही अब मेंशन करने के लिए कंपलसरी कर दिया ऑन दी सेल्फ असेसमेंट बेसिस, यानी कि आप खुद अप्लाई करते समय उसके अंदर लिखेंगे कि इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स है, ये क्या है, और उसका HSN SSC क्या है। तो इससे क्या होगा कि जब आप HSN SSC लिखेंगे तो वो अगर इन्वर्टेड का केस होगा तो वो आपका इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स खुद ही रिजेक्ट कर देगा उसमें से निकाल के, और अगर ये एक्सपोर्ट्स का केस होगा तो वो कैपिटल गुड्स रिजेक्ट कर देगा। इवन वो आपका रेट भी चेक कर सकता है कि आपने अगर इनपुट्स की हैं और वो इनपुट गुड्स हैं, उसका रेट ऑफ टैक्स भी मैं यहाँ से वेरीफाई कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि HSN आगे लिखा होगा। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्लस आपको एक एग्जाम्पशन भी देके जा रहा हूँ इसके अंदर। एग्जाम्पशन क्या है, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। ये कहता है, ध्यान से देखिए स्क्रीन के ऊपर लास्ट पैराग्राफ में, ये कहता है इन केस where the supplier is not mandated to mention the HSN SSC on the invoice, the applicant need not mention HSN SSC in respect of such inward supply। यानी कि अगर आपका सप्लायर के ऊपर मैंडेटरी नहीं है HSN SSC लिखना इनवॉइस के ऊपर, तो आपको भी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते समय उस इनवॉइस के पर्टेनिंग HSN SSC नहीं लिखना। यानी कि अगर आपका एप्लीकेंट, जब आप रिफंड अप्लाई कर रहे हैं और आपका सप्लायर के ऊपर इनवॉइस के ऊपर HSN SSC नहीं लिखा ड्यू टू हिज एडवांटेजेस, कि भैया उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है या 5 करोड़ तक है तो दो डिजिट लिख रहा है, उतना ही जितना लिखा है उतना ही लिखना है आपको उसके ऊपर। नहीं लिखा तो आपको भी नहीं लिखना। सो नोवेयर आई एम सेइंग कि आपको आइडेंटिफाई नहीं करने HSN SSC,
आपको अगर लिखे हैं तो वही सेम उठाकर सेम टू सेम लिख देने हैं। सो यहाँ पर आपका 135 सर्कुलर एक नया एनेक्सर बी इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर सर्कुलर 135 खत्म होता है। यहाँ तक अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप साइड बाय साइड पूछ सकते हैं। निष्कर्ष जी कह रहे हैं डिपार्टमेंट ऑल्सो डिमांड्स एज अ कॉलम डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड व्हाट आइटम परचेज बट नॉट मेंशन्ड इन द फॉर्मेट। यस, वो इससे आपसे डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं निष्कर्ष जी, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। बट होता क्या है, सर्कुलर्स इंक्लूसिव होते हैं, एक्सक्लूसिव नहीं होते। वो कहते हैं कि मैं आपसे ये मांग रहा हूँ, इट इंक्लूड्स ये दे दो, तो वो अदर देन दैट भी इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं आपसे। सो दैट इज अगेन अ वे ऑफ हेरेसमेंट एंड लॉ के लूप होल्स। ठीक है। करमवीर जी आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है आई थिंक। ठीक है, तो नो इश्यूज। मुकेश जी कह रहे हैं बट द एक्सपोर्टर इज एक्सपोर्टिंग विदाउट द पेमेंट बट यूटिलाइजिंग द इनपुट एंड। सर अगर आप एक्सपोर्टर के केस में कैपिटल गुड्स का रिफंड ले रहे हैं मुकेश जी, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि उसके केस में कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता। मैं आपको बता देता हूँ वहां पर क्या होता है। कैपिटल गुड्स डिसअलाउ इसलिए हो जाता है क्योंकि नेट आईटीसी की डेफिनेशन में कैपिटल गुड्स आउट रखे गए हैं। और क्यों रखे गए हैं उसका वेरी मच एक इंपॉर्टेंट रीजन है। सर कैपिटल गुड्स जीएसटी के केस में जीएसटी मानता है, ध्यान से सुनिए, जीएसटी क्या मानता है, जीएसटी कहता है कि भाई कैपिटल गुड्स की ड्यूरेशन लाइफ 60 महीने की मानी गई है, यानी कि 5 साल की मानी गई है। सर आप इस महीने कैपिटल गुड्स खरीदो और सालों का रिफंड ले लो, पता लगे और अगले महीने से आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो इसीलिए वो ये मान के चलते हैं कि 60 महीने में इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द कैपिटल गुड्स विल बी एक्चुअली कंज्यूम्ड, अब्सॉर्ब हो जाएगा, उसका रिफंड नहीं देते वो इसलिए। ठीक है। गुलशन जी कह रहे हैं एनेक्सर बी टू बी अपलोडेड इन अटैचमेंट इन पीडीएफ और एल्स। वहां पर सर एक स्टेटमेंट आती है, उसको डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर एक्सेल के अंदर आप इसको भर के ऑनलाइन अपलोड करते हैं। ठीक है। अब नोट करना शुरू करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 16 के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं। ये रही आपके सामने नोटिफिकेशन नंबर 16। सर ये कहता है, ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है सर ये आपका। अगेन मैंने आपको बोला था कि शिपिंग बिल वैल्यू या एक्सपोर्ट इनवॉइस वैल्यू विच एवर इज लोअर ली जाती है। यहां पर नोटिफिकेशन नंबर 16 कहती है कि आपका मैं डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सब्स्टिट्यूट करके नई डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। क्या नई डेफिनेशन है? वो कहता है टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई मींस the value of zero rated supply made during the relevant period or the value which is 1.5 times the value of like goods domestically supplied by the same or similarly placed supplier whichever is less. So again मैंने 125 सर्कुलर की रेफरेंस लिखी है यहाँ पर। वो कहता है lower of the two values, that is the shipping bill value or the export invoice value, whichever is lower ली जाती है। Let us understand this with a small example. I want to say that A Limited is a company in India which exports certain things to goods as in USA. आपने यूएसए में एक सामान भेजना था, क्वांटिटी थी 1000 यूनिट, आपके हिसाब से एक्सपोर्ट इनवॉइस पे वैल्यू लिखी गई थी 100 रुपए इंडियन करेंसी में। वैल्यू इन द शिपिंग बिल वाज हाउएवर 90 रुपीज। तो यहाँ से 125 सर्कुलर के हिसाब से रेफरेंस क्या निकलती है कि 100 या 90 विच एवर इज लोअर, यहाँ पे 90 रुपए ले ली जाती। हाउएवर अगर मैं सर्कुलर ये नोटिफिकेशन देखूं तो ये क्या कहता है 1.5 टाइम्स ऑफ द लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड। मेरे पास क्या अजम्पशन है? ए लिमिटेड इज अ 100% एक्सपोर्टर, वो डोमेस्टिक सप्लाई नहीं करता। तो उन्होंने कहा अगर आप डोमेस्टिक सप्लाई नहीं करते तो आपके जैसा कोई और सिमिलरली प्लेस सप्लायर अगर डोमेस्टिक सप्लाई करता है तो वो क्या रेट पे करता है, उसका 1.5 गुना मैक्सिमम मैं आपको अलाउ करूंगा। यानी कि मुकेश जी अनम्यूट हो गया आपका। तो वैल्यू ऑफ जीरो डेटेड सप्लाई क्या मानी जाएगी? मानी जाएगी 1000 इंटू 50 का 1.5 गुना यानी कि 75। यानी कि अब तीनों में से लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग ले लूंगा मैं, 100, 90 या 75। यानी कि आपके केस में 75 रुपए वैल्यू मान ली जाएगी। हाउएवर अगर ये डोमेस्टिकली लेट अस अज्यूम 80 रुपए का बिक रहा होता तो 80 का 1.5 गुना होता है 120, यानी कि 100, 90 और 120 यानी कि 90 रुपए लिया जाता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है मेरे लिए नोटिफिकेशन में कि भैया आपका रिफंड रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है अगेन एक्सपोर्ट की टर्नओवर के ऊपर कैपिंग करके। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये चीज
जो आपको बतानी है कि कितने रुपए का डोमेस्टिकली बिकता है, दैट इज ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। आपको एप्लीकेंट को खुद अपने अजम्पशन से या अपनी प्रॉपर फैक्ट्स के हिसाब से इसको खुद मेंशन करना है। ऑफिसर इस पे अगेन कोई चीज कहीं से भी उठाएगा नहीं। बट मेरे लिए सबसे बड़ा एस्पेक्ट यहाँ पर ये आ जाता है कि ये चीज को वो चैलेंज करेगा हमेशा। अगेन उसके हाथ में एक पावर आ गई, आप लिखोगे 50 रुपए, वो कहेगा 40 रुपए। तो ये एक बहुत बड़ा ओपन चैलेंज हो गया मेरे लिए। इस चीज के ऊपर प्रॉपर कोई क्लैरिफिकेशन या वैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट एस्पेक्ट होगा, चैलेंजेबल डिस्प्यूट्स बढ़ जाएंगे सर। आगे एक चीज और देख लीजिए, लास्ट इस नोटिफिकेशन ने आपको एक चीज और बोली, ये देखिए, इसने अब एक कंडीशन इंट्रोड्यूस कर दी है गुड्स के केस में। क्या कंडीशन इंट्रोड्यूस करी है? इसने कहा अगर आप रिफंड लेते हैं ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो आपको फेमा के अंदर जो टाइम लिमिट दिया गया होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, उस ड्यूरेशन में सेल प्रोसीड्स रिसीव हो जाने चाहिए। अगर रिसीव नहीं होते तो विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड आपको रिफंड वापस करना होगा अलोंग विद द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। मैंने आपको बोला था कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे कोई कंडीशन नहीं है आपकी रिकवरी की। हाउएवर इस नोटिफिकेशन ने एक नया रूल 96 बी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसने बोला है कि आपको इस केस में भी अब एक्सपोर्ट पेमेंट रियलाइज हो जानी चाहिए विद इन द ड्यूरेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हाउएवर अगर आपकी आरबीआई ने राइट ऑफ करी हुई है ये कंडीशन ऑन द रियलाइजेशन, द रिफंड शेल नॉट बी रिवर्स्ड और रिकवर्ड। यहाँ पर एक चीज और लिखी है, वेयर द सेल प्रोसीड्स आर रियलाइज्ड बाय द एप्लीकेंट आफ्टर द अमाउंट ऑफ रिफंड हैज बीन रिकवर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months, अगर आप एविडेंस दे देते हैं तो आपको ये रिफंड वापस मिल जाएगा। यानी कि आपके पास एक कंडीशन आ गई इसके अंदर कि अब आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में भी पेमेंट रिकवर होनी चाहिए विद इन द सेट ड्यूरेशन ऑफ द फेमा। यहाँ पर आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी, दैट आई हियर बाय अंडरटेक टू डिपॉजिट द गवर्नमेंट द अमाउंट ऑफ रिफंड सैंक्शन अलोंग विद द इंटरेस्ट इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस एज पर द प्रोवाइजो ऑफ द 16 रेड विद द रूल, जो कि नया रूल है। यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई हो रहा है सर? आइडेंटिफाई हो रहा है कि अब आपके ऊपर यहाँ पर भी एक कंडीशन यूज हो गई। कैन वी यूज, निष्कर्ष जी कह रहे हैं, कैन वी यूज द कस्टम वैल्यूएशन रूल्स टू ascertain द प्राइस ऑफ गुड्स इन केस टू अवॉइड द डिस्प्यूट? सर आपकी मर्जी है, होता क्या है, कितनी बार आप जाते हैं शिपिंग बिल पे, वहां पर वैल्यू कुछ और लिखी होती है, आप ई वे बिल बना चुके होते हैं, आपका इनवॉइस जनरेटेड होता है, आप वहां पे गुड्स लेके जाते हैं पोर्ट पे, क्लियरेंस कराने लगते हैं, तब वो कोई और रेट ले लेता है, तो आप जरूरी नहीं है उसको ठीक कर पाओगे रास्ते में। तो एक्सपोर्ट इनवॉइस हो सकता है अगर आप ठीक कर सकते हो, आप ले सकते हो, तो आप वही वाली सेम वैल्यू ले लेना टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। हाउएवर ये 1.5 गुना वाला जो कंडीशन है ये तो सर लगेगी लगेगी। अब सर अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं। देन आई हैव टू स्टार्ट सर्टेन प्रैक्टिकल थिंग एज अ फॉर्मूला ऑफ रिफंड, और उसके बाद मुझे आपको एक 2 साल की कंडीशन के अंदर जो चेंज हुआ था वो भी बताना है। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में क्लियरली लिख सकते हैं, नो इश्यूज। अदरवाइज आई वांट टू स्टार्ट विद दी प्रैक्टिकल फॉर्मूला फॉर रिफंड्स, जहां पर टेक्निकलिटी है सर। आई बिलीव कोई डाउट नहीं है, मैं बढ़ लेता हूं आगे। ये देखेंगे, सर मेरा एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में आपको जो हमेशा से एक प्रॉब्लम आती है वो लिखने जा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। लेट अस सपोज एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट, ये जो विदाउट पेमेंट एलयूटी वाला केस का रिफंड होता है वो लिखने जा रहा हूँ आपके सामने। थोड़ा सा इसको एक बार ध्यान से देखेंगे एक चीज को। यस, ये लीजिए, मैंने लिखा कि आपको रिफंड मिलेगा। सर ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपको लिखा आपको रिफंड मिलेगा किस चीज का? आपको रिफंड मिलता है टर्नओवर, ध्यान से सुन लीजिए प्लीज, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सर्विसेज अपॉन
आपको मिलता है एडजस्टेड टर्नओवर इनटू नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगेन आज जो मैंने पढ़ा पूरा का पूरा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दिस रिफंड अमाउंट, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ पोर्टल पे क्या होता है। मैंने क्या कहा, अगेन दिस रिफंड अमाउंट प्लीज ध्यान से सुनेंगे, रिफंड अमाउंट इज द मैक्सिमम रिफंड अलाउड टू यू इन केस ऑफ रिफंड मैकेनिज्म्स। ये एक मैक्सिमम रिफंड है, कितना रिफंड आपको मिलेगा। उसके बाद इसने बोला कि भाई साहब टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, इट मींस जो आपने टर्नओवर गुड्स की करी है अदर देन क्या, -4A एंड 4B, यानी कि एक नोटिफाइड कैटेगरी है, इनमें ऑलरेडी आपको बेनिफिट मिल चुका होता है, इसलिए इसको आपको माइनस करना होता है। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सर्विसेज मींस द वैल्यू ऑफ सर्विसेज मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि ये आपकी जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या आता है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या होती है, इट मींस द टर्नओवर ऑफ गुड्स, आई विल से टर्नओवर, टोटल टर्नओवर ऑफ गुड्स, एंड अगेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज यहाँ पर टोटल आपकी सर्विसेज जो टर्नओवर है वो, लेकिन इसमें माइनस की जाती है क्या, आपकी इसमें माइनस की जाती है एग्जेम्प्ट सप्लाईज, आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज को एक्सक्लूड किया जाता है, और 4A 4B यहां से भी एक्सक्लूड किया जाता है, यानी कि आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज यहां पे कंसीडर नहीं की जाती। अगेन नेट आईटीसी क्या होता है इस केस में, आपका नेट आईटीसी मैंने क्या बोला था, नेट आईटीसी पूरा वही आईटीसी जो उस ड्यूरेशन में आपने क्लेम किया है, यानी कि आपने उसमें लिया है। अगेन आई एम इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो यहाँ पर नेट आईटीसी डिफाइंड क्या होता है, इनपुट्स प्लस इनपुट सर्विस। कैपिटल गुड्स यहां पर मैं कह रहा था नहीं लिखा है, इसलिए रिफंड नहीं मिलता कैपिटल गुड्स का। कितनी बार ऐसा होता है लोग यहाँ पर कैपिटल गुड्स लेकर रिफंड लेने की कोशिश करते हैं, मिल भी जाता है, बट सर उसमें प्लीज याद रखेंगे 73 74 इन्वोक करके मैं आपका रिफंड आपसे वापस भी ले सकता हूँ। अज्यूम करेंगे यहाँ पर प्लीज, ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद आप एक चीज अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए का रिफंड आ जाता है, मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख रुपए आ गया, लेट अस सपोज। मैं अब आपको प्रैक्टिकली पोर्टल पे बता रहा हूँ क्या होता है। लेट अस सपोज 10 लाख रुपीज आ गया, यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए का रिफंड मिलना था, मैक्सिमम अमाउंट रिफंड का 10 लाख है। हाउएवर ये नहीं पता चल पा रहा कि ये 10 लाख आईजीएसटी का है, सीजीएसटी का है या एसजीएसटी का है, पर टोटल 10 लाख रुपए है बस, हाँ ये मुझे पता है। तो पोर्टल पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, ये एक दो सेल्स बने आ रहे होते हैं। एक सेल कहता है कि उस पीरियड में, जिस पीरियड का आप रिफंड अप्लाई कर रहे हैं, उस पीरियड में आईटीसी के लेजर का बैलेंस क्या था, यानी कि ओरिजिनल बैलेंस आईटीसी का क्या था उस पीरियड में, और आईटीसी का बैलेंस आज क्या है, यानी कि ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है आईटीसी का बैलेंस, इसमें बताइए। सर उस टाइम लेट अस सपोज आईजीएसटी का बैलेंस था 12 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 6 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए। लेट अस अज्यूम दिस कि आपका ये क्रेडिट बैलेंस उस टाइम पड़ा था। हाउएवर आज की डेट में आपका बैलेंस कितना पड़ा है, ये पड़ा है 10 लाख रुपए, ये पड़ा है 5 लाख रुपए, और ये पड़ा है 5.5 लाख रुपए। तो एज पर यूजिंग द सर्कुलर 125 आपका मैक्सिमम रिफंड कितना है, मैक्सिमम रिफंड आपको मिलेगा 10 लाख रुपए का। कैसे लूंगा मैं, सबसे पहले सारा का सारा रिफंड कहां से अप्लाई करूंगा, आईजीएसटी से, और यहां पर मेरे को आईजीएसटी के अंदर ही पूरा रिफंड मिल गया, यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। लेट अस अज्यूम ये 8 लाख रुपए होता, अगर ये 8 लाख रुपए होता तो यहां पर मैं 8 लाख रुपए क्लेम करता पूरा का पूरा, बचा 2 लाख, मैं 1 लाख यहां से लेता और फिर 1 लाख यहां से लेता। ये है मेरा मैकेनिज्म ऑफ टेकिंग दी रिफंड्स इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स। यहां तक अगर आपका कोई डाउट है प्लीज आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? राकेश जी पूछ रहे हैं यूनिक एक्सपोर्ट गुड्स वेयर द सेम प्रोडक्ट्स नॉट अवेलेबल इन मार्केट।
मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपका 1.5 गुना कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, आप तो सर उसमें लाइक काइंड ऑफ गुड्स निकालेंगे फिर कि यहाँ पर क्या आप सेल कर रहे हैं, या आपके जैसा कोई सप्लायर कोई सेल कर रहा है क्या, तो लिखना पड़ेगा उस केस में। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अब फिर से आप बोर तो नहीं हो रहे, एटलीस्ट यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि मैं बोर तो नहीं हो रहा। आप प्लीज, अगर नींद आ रही है या बोर हो रहे हैं तो ये लिख सकते हैं कि प्लीज मैं बोर हो रहा हूँ। प्लीज कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है सुरेश जी कंटिन्यू, हाँ ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज मेरे लिए आई सामने। अब यही चीज अगर मैं रिफंड्स की बात करता आपके साथ इन्वर्टेड ड्यूटी की बात करता, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है सर। क्या चेंज हो जाता है, ध्यान से देखिए। तब वो ये कहता है आपको कि भाई आपको रिफंड मिलेगा कैसे, कैसे मिलेगा। तब वो कहता है मैक्सिमम रिफंड, यानी कि रिफंड अलाउड इज इक्वल टू, अगेन मैक्सिमम रिफंड अलाउड इज इक्वल टू टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी, टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी गुड्स और सर्विस बोथ अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। यहां पर एक फर्क आ जाएगा आपके लिए, फिर से नोट करिए, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू, अगेन नेट आईटीसी कर दिया मैंने। यहां पर एक फॉर्मूले में चेंज है, वो क्या है, माइनस क्या करता हूं मैं, यहां पर मैं माइनस कर देता हूं। मुकेश जी आई बिलीव आपका अनम्यूट हो गया है, तो यहां पर क्या करता हूं मैं यहां पर माइनस कर देता हूं एक छोटी सी चीज जो की है टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। टैक्स जो आपने इन्वर्टेड ड्यूटी पे पे कर दिया होगा ऑलरेडी। मैं ये चाह रहा हूं कि आपको कभी भी पोर्टल पे जब आप रिफंड अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको प्रैक्टिकली जो इशू आता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर मैक्सिमम रिफंड तो सेम रहता है, जितना आपको रिफंड परमिसिबल है मैंने वो लिख दिया कि मैक्सिमम परमिसिबल रिफंड कितना आएगा वो इस फॉर्मूले से निकल आएगा। जब मैं टर्नओवर की बात करता हूं तो अगेन टर्नओवर सेम डेफिनेशन बात होती है, जितनी आपने इन्वर्टेड ड्यूटी की टर्नओवर करी वो लिख दी। एडजस्टेड टर्नओवर अगेन द सेम डेफिनेशन जो मैंने पीछे यूज करी थी, क्या, गुड्स प्लस सर्विस माइनस एग्जेम्प्ट माइनस 4A और 4B। यहाँ नेट आईटीसी अगेन सेम डेफिनेशन क्या रखता है, नेट आईटीसी कहता है सेम आपने उस पीरियड में कितना आईटीसी अवेल किया होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, सिर्फ शब्द लिखा गया है इनपुट्स, यानी कि इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स दोनों ही नहीं लिखा, इन दोनों का रिफंड नहीं मिलता इस केस में। आगे यहाँ पर टैक्स पेबल ऑन सच थिंग क्या लिखा है कि आपने इस टर्नओवर पे कितना टैक्स दिया होगा, ये मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद सेम फॉर्मूला लगता है कि अगर सपोजिंगली 10 लाख रुपए आ गया है तो सेम आपको उन दोनों में से लोएस्ट लेकर यहाँ पर मैक्सिमम 10 लाख रुपए का रिफंड अलाउ हो जाएगा। यानी कि रिफंड्स के केस में आपको थोड़ी सी चीज एक ध्यान देने वाली हो गई कि मेरे पास लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग तो आता है, बट द मैक्सिमम थिंग आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ इज कि जब आप ऊपर फॉर्मूले को लगा रहे होते हैं तो फॉर्मूला हैज टू बी अप्लाइड क्यूमुलेटिवली, यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों को इंक्लूड करके इकट्ठा फॉर्मूला लगाया जाता है नेट आईटीसी का, तीनों का फॉर्मूला अलग नहीं लगाया जाता। प्रैक्टिकली क्या होता है, बहुत सर्कमस्टेंसेस में मैंने देखा डिपार्टमेंट क्या करता है, तीनों को अलग लगाता है और अलग लगाने के बाद आपका रिफंड और रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, पूरा का पूरा फॉर्मूला इकट्ठा लगता है, उसके बाद लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखा जाता है। यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिखा है गुलशन जी ने, इट्स फॉर एक्सपोर्ट और फॉर इन्वर्टेड ऑल्सो। क्या सर क्या पूछ रहे हैं आप गुलशन जी, क्या चीज दोनों के लिए एप्लीकेबल है उसको एक बार लिख दीजिए। निष्कर्ष जी कह रहे हैं टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स। निष्कर्ष जी आपका भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया है। अच्छा गुलशन जी क्लियर हो गया। जितेंद्र जी कह रहे हैं समटाइम देयर आर 3 वैल्यूज इन शिपिंग बिल, invoice value, FOB value and taxable value 3 are different, then which value you need to take। सर ने आपने बोला है सर invoice value, FOB value और taxable value, सर आपको उस केस में taxable value देखनी होती है। ठीक है, निष्कर्ष जी कह रहे हैं प्रैक्टिकल इशू ड्यू टू द जीएसटी एंड पोर्टल ग्लिच द स्टेटमेंट अपलोडेड इन जेसन invoice are not validated and thus we are enabled, what to do, can we skip the mention those bills for which portal is showing? No sir, I believe निष्कर्ष जी आपको पोर्टल पे अपलोड पूरा करना होता है। However, अगर आपका छूट रहा है तो आप उस ग्लिच को आइडेंटिफाई करिए क्या है वो। जब भी सर जितने केसेस में मैंने आइडेंटिफाई किया वो कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हो रही होती है सर, नो डाउट जेसन की गलती भी होती है, उसकी यूटिलिटी की गलती भी होती है, पर आप कोशिश करेंगे उसको ठीक करके मैक्सिमम से मैक्सिमम सही अप्लाई करिए। अब नेक्स्ट चीज आप लोगों को मैं नोट करने के लिए कहूंगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्लीज नोट करिए सेक्शन 54 सब सेक्शन 14 सर, सेक्शन 54 सब सेक्शन 14। आई रिक्वेस्ट सर प्लीज इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये 2 साल के पीरियड की बात करता है कि 2 साल का पीरियड कब, कहां से, कैसे देखना होता है। एक्चुअली में हमें यही कंफ्यूजन रहती है कि 2 साल खत्म कब हो रहे हैं, 2 साल शुरू कब होते हैं और 2 साल खत्म कब हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। सर यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे, एक ई पॉइंट है, ई फॉर एलिफेंट। ये सर्विस, ये जीएसटी एक्ट अमेंड हुआ था जब 1 फरवरी 2019 को, तो इस ई पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। ये कहता है कि अगर आपका रिफंड इन्वर्टेड ड्यूटी के स्ट्रक्चर का है, इन्वर्टेड ड्यूटी के केस का है, तो आपका 2 साल कहां से माना जाता है सर? 2 साल माना जाता है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39। यानी कि 39 सेक्शन के अंदर जो रिफंड अप्लाई करते समय रिटर्न फाइल होती है, यानी कि जीएसटीआर 3B, उस डेट से देखा जाएगा 2 साल। पहले क्या था? अर्लियर दिस वाज फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, फाइनेंशियल ईयर। अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया था? बैक ले गए थे और कह दिया था आपका ये माना जाएगा कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न जीएसटीआर 3B, जो कि सेक्शन 39 की रिटर्न है। यहाँ पर आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि रिफंड के केस में जब 2 साल की बात मैं करता हूं तो ये रिस्ट्रिक्शन टाइम बारिंग की बात करता हूं। हाउएवर देयर आर सर्टेन केसेस, जैसे कि प्रोविजनल असेसमेंट है, उसमें 2 साल कहां से माने जाते हैं प्लीज सर? वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, समझ लीजिए। उसके लिए 2 साल शुरू होते हैं एंड ऑफ द एडजस्टेड टैक्स पीरियड, जब आपका फाइनल टैक्स एडजस्ट हो जाता है। जब मैंने 10,000 12,000 वाला एग्जांपल दिया था, इस केस में आपका जब भी ये फाइनल टैक्स एडजस्ट कर लिया जाता है, उस दिन से आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं 2 साल तक। सर यहाँ पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में फ्रीली लिखिए साथ साथ, सो दैट सर क्लैरिटी से पूरा 100%, आज जब आप इस वेबिनार को क्लोज करें तो आपको रिफंड में कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको मैंने थोड़ा सा ये बताया कि सर्कुलर्स के अंदर लिखा क्या है। अब मैं थोड़ी सी रेफरेंस आपकी लेट डाउन करना पड़ेगा सर, सेक्शन नंबर 173 और 174। सर अगर आपका रिफंड से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर करिए सर, जिससे कि मैं आगे सेक्शन लिख सकूं सर। जितेंद्र जी कह रहे हैं फ्रॉम द रिफंड फ्रॉम आइस गेट डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड टू टेक एफओबीएलयू। सर वो जब ऑटोमेटिकली वहां पर ट्रांसमिट हो रहा है तो मैंने आपको बोला उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते सर। हाउएवर फॉर माय केस आई सजेस्ट कि सर टैक्सेबल वैल्यू लेनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उसी पे टैक्स आईजीएसटी वगैरह क्लेम लिए जा रहे होते हैं। ठीक है, इज इट स्टिल रिक्वायर्ड टू सबमिट द हार्ड कॉपी? नो सर, 125 डजंट लेट डाउन द कंडीशंस कि आपको जमा करनी होती है। टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट मींस टाइम बार। सर विकास जी थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार क्लियर कर दीजिए। मितेश जी कह रहे हैं 2 साल का पीरियड एक्सटेंड नहीं हो सकता मितेश जी। गुलशन जी कह रहे हैं पर्सन हैविंग बोथ एक्सपोर्ट एंड देन एडजस्टिंग टोटल इंक्लूड्स बोथ इन द फॉर्मूला। यस सर, बोथ इन द फॉर्मूला। बेस में आपको नीचे डिनोमिनेटर में दोनों लेनी होती है अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ठीक है, जितेंद्र जी क्या कह रहे हैं? टू फॉर क्लेम ऑफ रिफंड, जितेंद्र जी कह रहे हैं 2 साल की। एक बार कंडीशन रिपीट कर दूं सर, किसकी रिपीट करनी है सर? इन्वर्टेड की। सर नोट करिए एक बार, मैं रिपीट कर देता हूं आपको। मैं सब सिंपली बता देता हूं, रेलेवेंट डेट अगर लिखना शुरू करेंगे सर प्लीज, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिपीट कर रहा हूं मैं सर, डिटेल में रिपीट कर देता हूं एक बार। सर डेफिशिएंसी, हाउ मच टाइम डेफिशिएंसी, हाउ मच टाइम डेफिशिएंसी नोटिस कैन बी इशूड? सर मल्टीपल टाइम्स, कितनी बार भी डेफिशिएंसी मेमो इशू किया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। गुलशन जी कह रहे हैं आई चेक द यूटिलिटी शीट बट नॉट फाउंड इन एनेक्सर बी। तो सर उस केस में एनेक्सर बी अभी कैसे सर अपलोड कर रहे हैं सर? वो चेंज कर रहे हैं, तब वो सर साथ में उसको अटैच करेंगे। ठीक है, नोट करेंगे रेलेवेंट डेट। सर रेलेवेंट डेट होती है 2 साल की डेट। अगर आपके केसेस हैं एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, तो आपके केस में ध्यान से नोट करिए, एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया है तो अगर गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं बाय सी और बाय एयर, तो द डेट ऑन विच द शिप और द एयरक्राफ्ट इन विच गुड्स आर लोडेड, उस दिन से 2 साल माने जाते हैं। अगर बाय शिप और बाय एयर जा रहे हैं तो 2 साल कहां से माने जाते हैं? जिस दिन से गुड्स उनमें लोड कर दिए जाते हैं। अगर गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय लैंड, देन द डेट ऑन विच सच गुड्स पास द फ्रंटियर ऑफ इंडिया, उस केस से 2 साल माने जाते हैं। अगर आपके गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट, द डेट ऑफ डिस्पैच फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस
फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, वहां से 2 साल काउंट किए जाते हैं। अगर आपका सपोजिंगली केस है इन केस ऑफ गुड्स ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट्स, तो वहां पर आपका द डेट इज द डेट रिलेटिंग टू, अगर आपकी जो रिटर्न रिलेटिंग टू सच डीम्ड एक्सपोर्ट, उस दिन से 2 साल माने जाएंगे। अगेन आपकी रिटर्न कौन सी होती है सर? आई बिलीव रिटर्न सेक्शन 39 की ही होती है, यानी कि 3B होती है। इन केस सर्विसेज एक्सपोर्ट की जाती हैं, तो प्लीज नोट करिए, सर्विसेज एक्सपोर्ट की जाती हैं। आई बिलीव सर किसी का अनम्यूट हो गया है, विकास जी आपका हो गया एक बार अनम्यूट, प्लीज नोट करें। अगर आपका सर्विसेज एक्सपोर्ट किया जाता है तो आपकी रेलेवेंट डेट मानी जाती है द डेट ऑन विच द फॉरेन करेंसी हैज बीन रिसीव्ड और द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ये देखी जाती है आपकी रेलेवेंट डेट। इस दिन से 2 साल काउंट होते हैं आपके, ठीक है। तो आगे सुनिए, उसने बोला अगर आपका कोई एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर के हिसाब से है, तो जिस दिन ये जजमेंट पास किया जाएगा, द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच जजमेंट या ऑर्डर, उस दिन से 2 साल लिए जाएंगे आपके। आगे आपको बोला गया है इन केस ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि मैंने अर्लियर भी डिस्कस किया, ये क्लॉज रिप्लेस कर दिया गया था। आपका माना गया है 2 साल, कहां से? 2 साल फ्रॉम द फर्निशिंग ऑफ डेट ऑफ रिटर्न ऑफ द 39 सेक्शन। अगर आपका प्रोविजनली माना गया है, रिफंड प्रोविजनली लिया गया है, तो डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर द फाइनल असेसमेंट से 2 साल माने जाते हैं। एंड इन एनी अदर केस पेमेंट ऑफ टैक्स से 2 साल माने जाते हैं। यहाँ पर आपको 2 साल की कंडीशन डिस्क्राइब करी सर मैंने। 2 साल की कंडीशन में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी बार ऐसा होता है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप रिफंड अप्लाई करते हैं, वो वहां से डेफिशिएंसी मेमो इशू कर देता है, डेफिशिएंसी मेमो इशू करते ही आपका रिफंड रिजेक्टेड माना जाता है। सर आप फिर से अप्लाई करते हैं और पता लगता है 2 साल पूरे हो गए हैं, इन सच अ केस आपका रिफंड जो है वो टाइम बार हो जाएगा, आपको रिफंड नहीं मिल पाता। दिस इज अ टेक्निकल फ्लॉज इन द लॉ राइट नाउ। तो वो क्या करता है सर, किसी ना किसी तरह डेफिशिएंसी मेमो निकालता है। इसलिए मैं कहता हूँ इनफ टाइम पहले रिफंड अप्लाई करने की कोशिश करिए कि आपके पास सफिशिएंट टाइम बचा हो रिफंड अप्लाई करते समय, ठीक है सर। यहाँ पर ये चीज क्लियर होती है। अब मैं सर आपके साथ 2 सेक्शन डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं क्वेरी सेशन ओपन करूंगा जिसमें मैं आपको कहूंगा आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, आई बिलीव, अगर मुझे एग्जीक्यूटिव टीम अलाउ करेगी ये चीज के लिए। सर 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी के अंदर, प्लीज वो नोट करिए सर। सर ये लॉकडाउन सिचुएशन में ना जब हम सेक्शंस पढ़ रहे होते हैं तो कुछ नई नई इंटरप्रिटेशन निकल के आती है। दीज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 173 एंड 174। सर ये ना आज के टॉपिक से नहीं, ये हर टॉपिक से रिलेट किए जाएंगे ये सेक्शंस। जब भी आप आज से जीएसटी पढ़ेंगे तो 173, 174 को हमेशा याद रखेंगे। सेक्शन 173 कहता है ओमिशन, सेक्शन 174 कहता है रिपील। सर प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 2 मिनट मुझे आपकी अटेंशन चाहिए इस पे काफी। सर 173 कहता है ओमिशन, 174 कहता है रिपील। सर 173 कहता है कि आपका सर्विस टैक्स एक्ट के प्रोविजंस जो हैं वो ओमिट किए जा रहे हैं जीएसटी लाने के टाइम। हाउएवर आपके जो एक्साइज के प्रोविजंस हैं उनको मैं रिपील कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं मैं रिपील कर रहा हूं या ओमिट कर रहा हूं, क्या दोनों में कोई फर्क होता है? प्लीज इसको चैट बॉक्स में लिखिए। क्या ओमिशन और रिपील में कोई फर्क होता है? प्लीज ये चैट बॉक्स में लिखिए 1 मिनट। सर इसमें आपकी अटेंशन चाहिए मुझे। निष्कर्ष जी यस कह रहे हैं। अच्छा मैं नाम नहीं लेता, चलिए आप तब भी बस यस नो लिख दीजिए, कोई फर्क होता है नहीं होता। सर रिपील मींस टू मेक अ लॉ नो लॉन्गर वैलिड। सर फर्क होता है, ये सब जानते हैं, ओमिशन और रिपील के अंदर कोई थोड़ा सा फर्क होता है। मैं थोड़ा सा आपको इस पे एनलाइटन करना चाहता हूँ। सर आप सबने सुना होगा एक स्कीम आई थी सबका विश्वास जीएसटी के अंदर। वो कहती थी भाई आप ना ये पैसा जमा कर दो जो डिस्प्यूट में है। हाउएवर इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि जब मैं बोलता था टैक्स में पैसा जमा कर दो, तो आप ये कहते थे कि भाई वहां पर इंसेंटिव दिया गया। इंसेंटिव कैसे दिया गया? जब आपने विवाद से विश्वास स्कीम देखी इनकम टैक्स की। सर क्या मुझे आप जवाब दे सकते हैं सबका विश्वास और विवाद से विश्वास में कोई फर्क था या नहीं था?
क्या फर्क था मैं बता देता हूँ। सबका विश्वास में जो कि जीएसटी के अंदर स्कीम आई थी, उसने आपको टैक्स के अंदर भी, बेसिक टैक्स अमाउंट में भी बेनिफिट दिया था। हाउएवर विवाद से विश्वास में इनकम टैक्स के अंदर उसने टैक्स अमाउंट का कोई बेनिफिट नहीं दिया आपको, इंटरेस्ट, लेट फी या ऐसी कोई पेनल्टीज का आपको बेनिफिट दिया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ कि जीएसटी के अंदर उन्होंने आपको टैक्स अमाउंट का भी बेनिफिट दे दिया, हाउएवर इनकम टैक्स के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं किया सर कभी भी। सर ध्यान से सुनेंगे, ये था सेक्शन 173 174 से निकलने वाली बात। सर ओमिशन और रिपील एक बहुत बड़ा मैटर ले आया। राजेंद्र जी आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया, यस ठीक है। तो यहाँ पर ओमिशन और रिपील ने बहुत बड़ा एक मैटर रोल प्ले किया आपके साथ। सर सर्विस टैक्स एक्ट को ओमिट कर दिया गया था, प्लीज नोट करेंगे 173 सेक्शन कहता था सर्विस टैक्स एक्ट के प्रोविजंस आर ओमिटेड। हाउएवर जीएसटी प्रोविजंस के अंदर जब एक्साइज के प्रोविजंस को देखा गया तो उसको रिपील किया गया है। ओमिशन के केस में केस लॉ सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करता है सर कि इफ एनीथिंग इज ओमिटेड इट स्टैंड्स ओमिटेड फ्रॉम डे वन, यानी कि इट शैल बी ट्रीटेड एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। हाउएवर रिपील के केस में, सिंस रिपील हमारा जीएसटी एक्ट में भी कहीं मेंशन नहीं है, तो प्लीज नोट करेंगे क्लॉज सेक्शन नंबर 6 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन नंबर 6 मुझे रिलीफ देता है और मुझे समझाता है कि रिपील की डेफिनेशन और मीनिंग क्या होता है। सर वहां पर ओमिशन के केस में लिखा होता है कि ओमिशन मींस ओमिशन फ्रॉम डे वन, हाउएवर रिपील मींस रिपील इज ऑन द डेट ऑफ रेपिलेशन, यानी कि उस दिन तक तो लॉ माना जाएगा, उसके बाद लॉ नहीं माना जाएगा। सर विवाद ये सर सबका विश्वास स्कीम के अंदर दे हैड नो पावर टू एक्चुअली रिकवर सर्विस टैक्स नाउ। तो उन्होंने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च करी क्या, सबका विश्वास, कि भैया जिसका जो पैसा हम लेने के लिए हकदार भी नहीं थे, सामने वाला खुद ही जमा कर जाए तो मुझे वो पैसा भी मिल जाएगा। यानी कि सर आप एक चीज और नोट करिए, आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर कोई नई प्रोसीडिंग लॉन्च करनी है regarding service tax, that cannot be initiated under GST regime. However, even if I want to say repeal also, सर अगर कोई एक्साइज की नई प्रोसीडिंग लॉन्च करनी है तो भी वो नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर मुकेश जी लिख रहे हैं नाउ द सर्विस टैक्स ओमिटेड देन आल्सो डिपार्टमेंट कैन डू डिपार्टमेंटल ऑडिट। यही तो सर डिस्प्यूट का मैटर है सर, यही हमें हाई कोर्ट लेके जाना पड़ेगा कि भाई जब एक्ट ओमिट हो गया, ओमिट कर दिए गए प्रोविजंस, तो आपका एक्ट आपको अलाउ ही नहीं करेगा अब कि आप इसका ऑडिट कर सकें। सर पीछे एक नोटिस आया था डॉक्टर्स को, उसने बोला था कि भैया आपका सर्विस टैक्स क्यों नहीं जमा हुआ। सर सर्विस टैक्स तो हकदार ही नहीं रहे आप आज कलेक्ट करने के। हाउएवर एक चीज और नोट करिए, मैं आपको आज बहुत प्रैक्टिकली एक चीज और समझाता हूँ। सर एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपके पास 1 जुलाई 2017 से पहले एक स्टॉक पड़ा था सर, उसमें आग लग जाती है और वो जल जाता है सर, डिस्ट्रॉय हो जाता है। आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन सर, क्या उसका इनपुट रिवर्स करके मुझे उस पे जीएसटी पे करना है, यस और नो? यस और नो? वन मेंबर इज सेइंग नो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 जुलाई 2017 से पहले का एक स्टॉक था, वो जल गया। वो जला जैसे ही उसका डिस्ट्रॉय हो गया और वो एग्जिस्टेंस में रहा नहीं, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करके क्या डिपार्टमेंट मुझे कह सकता है कि आप उस पर जीएसटी पे करिए? आई एम आस्किंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ। कुछ लोग कह रहे हैं यस सिंस इट इज टू बी सोल्ड इन द पोस्ट जीएसटी रेजिम। सर अगर आप प्लीज मेरी बात नोट करिए फिर से, अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 को ट्रिगर कर रहा हूं जो कहता है इनपुट टैक्स रिवर्स करो, तो 17(5), सर प्लीज ध्यान से सुनिए, 17(5) लगता कब है? 17(5) लगता है उस क्रेडिट के ऊपर जो कि जीएसटी में क्रेडिट हो एटलीस्ट। सर वो पिछले क्रेडिट्स पे नहीं लगता सर, प्लीज नोट करिए। डिपार्टमेंट जीएसटी के अंदर इसकी रिकवरी नहीं कर सकता सर, रिपील इफेक्ट पड़िए, रिपील। सर ये चीज रिकवर की जाती, अगर करी भी जाती तो सेनवेट क्रेडिट रूल्स के अंदर, सेक्शन 17(5) में जीएसटी के अंदर ये रिकवरी नहीं हो सकती सर। आप प्लीज एक चीज नोट करिए, इफेक्ट ऑफ रिपील क्या कहता है
इफेक्ट ऑफ रिपील कहता है, 2 मिनट दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन भी देख रहा हूँ सर चैट बॉक्स में, 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, अभी बताऊंगा। एक मुकेश जी का पेंडिंग है, एक विमल जी का, ठीक है। मैं अभी 1 मिनट अपनी स्टेटमेंट कंक्लूड कर लूं, फिर ये पढ़ूंगा सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नो न्यू प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अंडर जीएसटी, हाउएवर एन एग्जिस्टिंग प्रोसीडिंग व्हिच इज कंटिन्यूड कैन बी कंटिन्यूड इन जीएसटी regime as per the effects of repeal. However, the act which is omitted, no proceeding can be launched in GST also. That is, सर अगेन हमें ये चीज हाई कोर्ट ले जानी है सर। ये ऑफिसर लेवल पे, डिपार्टमेंटल लेवल पे नहीं समझ आती सर। ये इफेक्ट ऑफ रिपील और ओमिशन है। आपको इसको सेक्शन 173 को और 174 को बहुत ध्यान से रीड आउट करना है। ये आपका थोड़ा सा होमवर्क भी है सर। अब मैं आपके 2 क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद मैं एक चीज और अच्छे से समझाना चाहूंगा, जो मैंने एक और चीज देखी सर। यहाँ पर मुकेश जी कहते हैं डिपार्टमेंट इज सेंडिंग नोटिसेस फॉर डिपार्टमेंटल ऑडिट। सर आपको मैं वही कह रहा हूँ, सर्विस टैक्स की अगर आप बात कर रहे हैं आई अज्यूम, तो सर्विस टैक्स के केस में आपको इसको चैलेंज करना है सर ओमिशन के हिसाब से। यस, इट इज चैलेंजेबल सर 100%। विमल जी कहते हैं इन अ जीएसटी ऑडिट केस डिपार्टमेंट आल्सो ऑडिट ऑल द कंप्लायंसेस ऑफ लास्ट 5 years ऑफ सर्विस एंड फोर्स टू। सर अभी मैं आपको रिसेंटली ब्रांच को केस लॉ सेंड कर दूंगा 1-2 सर, उसमें साफ साफ क्लियरली लिखा गया है कि आपका ऊपर कितनी बार ऐसा होता है, डिपार्टमेंट आता है आपके ऊपर इंस्पेक्शन करता है और कहता है भैया चेक दे दो मुझे, पीडीसी दे दो। वो चेक भी कलेक्ट नहीं कर सकता, वो रिकवरी भी नहीं कर सकता, फोर्स टू डिपॉजिट भी नहीं कर सकता और पिछले रेजिम के ऑडिट भी नहीं कर सकता। सर मैंने आपको बोला सर्विस टैक्स ओमिटेड है, आपको उस केस को चैलेंज करना होगा प्लीज। नेक्स्ट चीज, निष्कर्ष जी कह रहे हैं व्हाई वी टेक द आईटीसी इन ट्रांस 1। वेरी गुड सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक Vivo 1907 सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। ट्रांजिशनल क्रेडिट आपने लिया, ट्रांजिशनल क्रेडिट लेकर जब आप जीएसटी में आए, उसको जब जीएसटी में आप क्रेडिट को लेकर आए तो दैट अगेन, अगर आपने मुझे, सर मैं आपसे सिंपली एक शब्द बोलूंगा आपको समझ आ जाएगा। आप सबने एनुअल रिटर्न भरी है सर 17-18 की, भगवान करे वो खत्म हो गई है किसी तरह से। तो जब आप 17-18 की एनुअल रिटर्न भर रहे थे तो आपने ट्रांजिशनल क्रेडिट को क्या अवेल्ड में लिखा था सर? क्या वो 6A में आ रहा था? क्या वो अवेल्ड था ड्यूरिंग द ईयर? अवेल्ड नहीं था सर, वो था सर पिछले क्रेडिट को इस कलर में लेके आने के लिए क्रेडिट। अगर सर 17.5 लगता है तो लगता है क्रेडिट ऑफ द जीएसटी पीरियड अवेल्ड, वो सर पिछले पीरियड के जीएसटी वो टैक्सेस या क्रेडिट्स में नहीं लग पाता। तो ये टेक्निकल फ्लॉज है सर। ट्रांजिशनल क्रेडिट्स आपको बेनिफिट देता है कि वो क्रेडिट आप ले आओ, हाउएवर उसकी रिवर्सल आप जीएसटी के हिसाब से नहीं कर पा रहे। ये 173 174 एक डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है सर। इसलिए मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि एक होमवर्क करेंगे सर इस पे, जब भी हम नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे आप इस 173 174 पे अच्छे खासे अपने लीगल चैलेंजेस लेकर आएंगे और साथ ही साथ थोड़ी सी इस पे रिसर्च ये भी करेंगे कि कहाँ कहाँ मैं रिपील के और बेनिफिट्स ले सकता हूँ सर। रिपील के बेनिफिट्स एज फार एज माई इंटरप्रिटेशन और माई रीडिंग टिल डेट सेज कि आपकी कोई भी न्यू प्रोसीडिंग लॉन्च नहीं हो सकती इवन इन केस ऑफ एक्साइज और सेनवेट क्रेडिट ऑल्सो। However, anything which had an effect on as on that date, और अगर उस इफेक्ट का आज कोई इफेक्ट लेना है तो वो डिपार्टमेंट इनिशिएट कर सकता है, बट सर्विस टैक्स स्टैंड्स ओमिटेड। विमल जी कह रहे हैं इज देयर एनी रेमेडी टू गेट बैक द सर्विस टैक्स डिपॉजिट? नो सर, एक बार पैसा चला गया कुएं में वापस नहीं आता है। सिमिलरली आप कुछ भी जमा कर दीजिए वापस नहीं आता। निष्कर्ष जी आई बिलीव आपने शायद ऊपर मिस कर दिया, मैंने क्वेश्चन ये ऊपर भी पूछा था आपने। Section 54 states a case in case of G that in case of refund filed by the person other than supplier that is recipient, what is that case? सर होता क्या है, बहुत केसेस SEZ वाले होते हैं। जब SEZ के केसेस होते हैं वहां पर भी कभी कभी लिखा होता है कि रिफंड रिसिपिएंट लेता है, और ऐसे भी केसेस होते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट्स के जहां पे रिसिपिएंट रिफंड लेता है सर। तो इन सच केसेस वहां पर ये वाली क्लॉजेस एक्टिव हो जाते हैं। तो वहां पर कुछ क्लॉजेस दिए गए हैं जहां पे रिफंड रिसिपिएंट लेता है सर, विद अ क्लॉज की अनजस्ट एनरिचमेंट ना हो रही हो। ठीक है निष्कर्ष जी। मितेश जी, सपोज पीरियड ऑफ इनवर्ट इज कैन वी कैरी फॉरवर्ड? यस सर मितेश जी, वो क्या होता है जब आप रिफंड अप्लाई कर रहे होते हैं और टाइम बारिंग हो जाती है, इन सच अ केस, टाइम बारिंग के केस में आपको वो पीरियड आईटीसी का कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और वो किसी तरह कैलकुलेशन करके आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली वहां पे एक्सप्रेसिवली नहीं दिखा सकते उसको। विमल जी कह रहे हैं इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट सर्विस टैक्स स्टिल स्टैंड्स देयर, हाउ टू ट्रीट इट नाउ? सर सर्विस टैक्स पेबल, अगेन आई विल से आप पेबल ही रखेंगे उसको टिल दैट टाइम जब तक
सर अगेन वो टाइम बारिंग उसकी भी नहीं हो जाती, तभी आप उसको इनकम में ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, आई बिलीव सुरेश जी आप क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए अनम्यूट कर सकते हैं सर 5-10 मिनट अगर आप चाहें तो। However, my content is complete for the day. If anyone wants to openly discuss, they can discuss it, sir. Okay, sir. Start question answer. आप अनम्यूट कर सकते हैं एक Any एक करके। queries of any member, please? All the members, please. सर यहाँ तो सब बोर हो गए हैं, यहाँ तो सर सब लंच के बीच में आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो रही है सर। नवे सर। हाँ जी सर। हाँ सर, वो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमने एक्सपोर्ट कर दिया, रिफंड ले लिया, 3 महीने बाद 4 महीने बाद वापस माल आ गया, बायर ने वहां एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, आपने कहा कि वहां पे रिफंड आपको रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर मैं ये कह रहा हूँ लॉ में एक्सप्रेसिवली कहीं नहीं लिखा, हाउएवर डिपार्टमेंट इनिशिएट करेगा प्रोसीडिंग सर, एरोनियस रिफंड की सर। मैं सुओ मोटो करना भी चाह रहा हूँ तो फिर ये अगर सर आप सुओ मोटो करना चाहते हो सर, सुओ मोटो आप रिफंड कर सकते हो। सेक्शन 73 का नोटिस आने से पहले भी आपके पास चॉइस होती है रिफंड को वापस करने की। तो 3B में जाके ही वो वापस कर दो ना उसमें। 3B में नहीं सर, उस केस में वो DRC 3 में जाके होता है सर। अगर आप सेक्शन 73 74 की कोई पेमेंट कर रहे हैं, दूसरा प्रैक्टिकल जो केस हो, हाँ ठीक है, ओके ओके। दूसरा इसमें सर प्रैक्टिकल इशू ये होता है कि मान लो यहाँ से मैंने 10 कंटेनर माल भेजा, बट किसी भी रीजन से सिर्फ मेरे 8 ही कंटेनर आगे गए, शॉर्ट शिपमेंट बोल देते हैं जो कि, या शट आउट शिपमेंट। ठीक है ठीक है। तो उस केस में भी क्या है कि मुझे पार्शली रिवर्स करना पड़ेगा। यस सर, वो तो 3 महीने का क्लॉज एक्टिव ही हो जाता सर। ठीक है ना जगदीश जी? यस सर, उसी में आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर। सर एनी फर्दर क्वेश्चन सर? मुझे पता है सर मैं आपके और लंच के बीच में बैठा हुआ हूँ, आई बिलीव 10 मिनट ही बचे हैं, तो आप पूछ सकते हैं सर कोई क्वेश्चन। हाउएवर सर माय विमल जी, हाउएवर माय कांटेक्ट नंबर इज 8447137367। मैं चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ, अगर आपको तब भी आज होमवर्क करते समय कोई क्वेरी आ जाए तो यू कैन कॉल मी एंड यू कैन आस्क मी। सर मैं कांटेक्ट नंबर चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, टिल टाइम आप विमल जी प्लीज क्वेश्चन पूछिए सर। I have taken refund on the basis of invoice available and also 2A, but later on supplier do not deposit the tax. Okay. What will be happen? सर देखिए उस केस में क्या होता है, आपका रिफंड इनएलिजिबल नहीं होता। विमल जी क्या होता है उस केस में, अब ये कौन से पीरियड का है प्लीज थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे एक बार, तो मैं आंसर बेटर कर पाऊंगा। Say अप्रैल मई 19। सर मान के चलिए मैं कह रहा हूँ 36(4) एप्लीकेबल नहीं हुआ था तब तक, ठीक है। अगर 36(4) एप्लीकेबल नहीं हुआ था तो 2A की कंडीशन तो ऐसा नहीं थी। हाउएवर पेमेंट की कंडीशन 16(2)C के हिसाब से डे 1 से थी सर। 16(2)C की कंडीशन, अगर टैक्स पे नहीं हुआ होता तो आपका इनपुट जो होता है वो गवर्नमेंट रिकवर कर सकती है सर, डिपार्टमेंट रिकवर कर सकता है अगर टैक्स डिपॉजिटेड नहीं है, ठीक है। उस केस में आपका इनपुट रिवर्सल करके मैं आपसे इनपुट रिकवर कर पाऊंगा, इनपुट टैक्स ले पाऊंगा वापस, लेकिन रिफंड की रिकवरी नहीं करता। इनडायरेक्टली इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू उसको रिफंड को आपसे रिवर्स करा लेता हूँ, ठीक है। Yes, it is a harassment. विमल जी, it is a harassment. बेसिकली सर सेक्शन 70 के सम्मन के नोटिस भेज के करने की बात कर रहे हो? Yes, 73 74 में नोटिस आएगा कि आपने इनएप्रोप्रिएटली इनपुट किया हुआ है, जमा नहीं हुआ, आप उसको रिवर्स किया। Yes. ठीक है ना? एनीवन? वैसे तो बहुत सारी क्वेरीज सर साथ साथ ही हो गई थी, पर अभी भी किसी की क्वेरीज हैं? मैं यही कोशिश कर रहा था कि क्वेरीज इसलिए पैरेलली ले लूं कि सो दैट आपका टॉपिक उस टाइम याद होता है, लास्ट में पहुंच के आप भूल जाते हैं। नवे जी एक चीज बताइए, नवे जी, हाँ जी, जीएसटी की रेड में, जीएसटी डिपार्टमेंट की रेड में कोई सर्विस टैक्स का पुराना इशू निकल आता है जो 2-3 साल पुराना हो या 4 साल पुराना हो, उस केस में क्या करें? सर ओमिशन का यूज करेंगे सर। सेक्शन 173 174 आज मैं इसलिए समझा रहा था कि 173 के अंदर एक्ट को ओमिट किया गया सर। वहां पर आप उनको बोलिए कि आप उसकी रिकवरी डिमांड के नोटिस निकालो सर, आप उसको थोड़ा सा हायर लेवल पे केस को परस्यू करेंगे सर, समझिए डिपार्टमेंटल लेवल पे खत्म नहीं होगा, ठीक है। आप हायर लेवल पे ले जाएंगे, ओमिशन का बेनिफिट लेंगे
और सर्विस टैक्स ओमिटेड मानते हुए उसकी रिकवरी सर लैप्स हो जाएगी सर, क्वैश हो जाएगी, हाई कोर्ट तक जाना पड़ जाएगा। यस सर, यस सर। होता क्या है, हर एक जीएसटी की प्रोसीडिंग या किसी भी प्रोसीडिंग में मुझे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है। तो इसका जीएसटी रजीम सही हो जाएगा जब से जीएसटी लागू हुआ तब से ही? यस सर, सेक्शन 173 में लिखा है सर, उसी का हो गया ना, जीएसटी यस का सर। हो गया सर। धीरज जी कह रहे हैं जीएसटी रिफंड अपॉन टेक्सटाइल गुड्स इज रिवर्सल क्रेडिट बैलेंस इज नेसेसरी। सर वो एक आई बिलीव एक नोटिफिकेशन आई थी जिसने उसको रिपील कर, इसको हटा दिया था सर, और उन्होंने बोला था अब ये रिवर्सल नहीं करना आपको। नोटिफिकेशन नंबर एग्जैक्ट मुझे चेक करना होगा, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। धीरज जी आप मुझे कॉल कर लेंगे एक बार, मैं एक नोटिफिकेशन नंबर सर्च करके आपको दे भी दूंगा। नव्या जी ये मान लो रिवर्स नहीं किया तो हम कैलकुलेशन तो 1 अगस्त से ही करेंगे ना, जो भी करेंगे टैक्स। हाँ हाँ, वो बिल्कुल 1 अगस्त से करेंगे। वो स्टैंड खड़ा रहेगा हमारे में आईटीसी बैलेंस में। यस, पहले उन्होंने कहा था कि आईटीसी भी रिवर्स करना है, बाद में उन्होंने कह दिया कि अब ये रिवर्स भी नहीं करना। तो सर इन दी एंड पब्लिक तो ये भी कर सकती है कि आगे का क्लेम ले लें, पीछे से यूटिलाइज कर लें। हाँ सर, वो तो टैक्स प्लानिंग अवेलेबल है, वो वाटरफॉल इफेक्ट हमेशा से अवेलेबल है, हम उसे यूज कर सकते हैं ना। हाँ 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 हाँ। मतलब 31 जुलाई 2018 को मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए बैलेंस खड़ा है, इंस्टेड ऑफ रिवर्सिंग इट हम आगे वाला मंथली क्लेम लेते रहे और उसको उस पर यूटिलाइज करते रहे। यस यस सर, बट डिपार्टमेंट टैक्स प्लानिंग एग्री नहीं करता, डिपार्टमेंट पहले रिवर्सल के लिए कह देता है रिवर्स करो। सर वो अब क्या है ना, अब आपको एक तरह से बुक्स में प्लानिंग करनी पड़ती है रिटर्नों में, वही आपको कह रहा हूँ, वो ग्रुप फिगर होती है तो पता नहीं चल पाता किसी को, इसलिए। अभी हो ही नहीं थी बात करके मैं बताता हूँ आपको। सर ये कह रहे हैं दीपिका जी कह रही हैं सर ऑल इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड्स आर थ्रू ऑनलाइन बोर्ड। यस, डिपार्टमेंट इंटरेक्शन हाउएवर मैं दीपिका जी क्लियर कर देता हूँ, डिपार्टमेंट इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्कुलर 125 कहता नहीं होती है, बट फिर भी क्या होता है वो बार बार डेफिशिएंसी मेमो इशू करके आपको फोर्स करते हैं कि वहां आना ही पड़ता है आपको। तो दिस इज फिजिकली हैपनिंग, बट हाँ 70-80% तक डिपार्टमेंटल इंटरेक्शन खत्म हो गई है। मुकेश जी कह रहे हैं बट इट इज पॉसिबल ड्यू टू फॉर्मूला, इट इज नॉट पॉसिबल। सर क्या नॉट पॉसिबल है, एक बार अनम्यूट करिए सर। उनका जवाब दे रहे हैं धीरज जी का। अच्छा सर डिपार्टमेंट इंसिस्ट कर रहा है आपको, वही मैं कह रहा हूँ अभी सर, यही कह रहे थे कि डिपार्टमेंट इंसिस्ट कर रहा है आपको, तभी मैं आपको नोटिफिकेशन एक एग्जैक्ट ढूंढ देता हूँ सर वाली, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, उसने बोल दिया था रिवर्सल अब नहीं करना होता उसमें से। हमारे केस भी था ना। एक बार सर नव्या जी आज आप हो सके तो ब्रांच की मेल पे या मेरी मेल पे भेज दीजिएगा, सबको शेयर कर दूंगा। मैं आज बंच एक जिप फाइल ही भेज दीजिएगा जिसमें हमने डाला है। यस यस, इवनिंग तक कर दूंगा आपको ब्रांच मेल ना, ठीक है सर। नव्या जी एनी मेंबर, हाँ जी, वेरी आई बिलीव सर थोड़ा सा वैल्यू एडिशन सेशन रहा हो, आप लोगों को थोड़ा मजा आया हो, रिफंड में कुछ वैल्यू एडिशन रहा हो आपको, और मुझे ऐसा लगता है सर आपको ये कोशिश रहेगी मेरे को वो जो एस्पेक्ट्स हम कवर नहीं करते यूजुअली, वो प्रैक्टिकली वो इश्यूज कवर कर पाऊँ मैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प आउट हुआ हो इसमें, ठीक है सर। अभी एनेक्चर भी तो एक्टिवेट नहीं होना सर, अगर नए रिफंड अप्लाई एनेक्चर भी मैं पोर्टल पे चेक करूंगा, पीछे एनेक्चर भी नया वाला एक्टिवेट हुआ है नहीं हुआ, एक एनेक्चर भी लोग कहते थे कि साथ में अटैच करते हैं, मैं भी टीम से चेक कर लूंगा जो हम अप्लाई कर रहे हैं रिफंड। तो अभी मान लो हाउएवर स्टेटमेंट 2 जाती है, ये फॉर श्योर है सर। एक तो अगर हम आज की डेट में रिफंड अप्लाई करें तो हो जाएगा, चाहे एनेक्चर भी के बिना हो जैसे भी हो सर, अभी तो हो जाता है, लेकिन एनेक्चर भी जब नया नोटिफाई हो गया है उसके साथ उसको लगाकर ही अटैच करना पड़ेगा, उसमें एचएसएन एसएससी वो मेमो इशू कर देगा तो बेनिफिट नहीं। यस, तो वो एक अदर अटैचमेंट से अपलोड किया जा सकता है सर, माइट बी, अगर वो फिजिकली अवेलेबल ना हो उस पे। तो सर वी हैव नॉट डन एनीथिंग बट ऑन रिवर्सल दे आर डिमांडिंग इंटरेस्ट टू बी पेड। सर थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा निष्कर्ष जी, वो तो सर आपको पता ही है, इंटरेस्ट तो ग्रॉस पे भी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउएवर हमें फाइट करना पड़ता है सर उस पे। एक चीज हाँ सर, और मैं ब्रांच के साथ और शेयर कर दूंगा, वो इंटरेस्ट ग्रॉस पे मांगते हैं जो नेट पे देना होता है, उसका भी एक रिप्लाई बना रखा है मैंने 12-13 पेजेस का, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा वर्ड फाइल में भेजा था, तो ठीक है। हाँ मैं रीसेंड कर दूंगा एक बार, जिनको नहीं मिला हो माइट भी, तो उसी फाइल के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। हमने ब्रांच से सब मेंबर्स को भेज दिया था, ठीक आप सेमिनार में आए थे ना तब आपसे मंगवाया था। यस ठीक है सर, ठीक है। गुलशन जी कह रहे हैं, चलिए धीरज जी रिगार्डिंग ट्रांसफर ट्रांस वन हु स्टिल नॉट फाइल्ड कैन बी फाइल्ड नाउ, आई बिलीव यही क्वेश्चन है आपका, तो आप कह रहे हैं कैन बी फाइल्ड नाउ, सर उसकी डेट आगे कर दी थी उन्होंने,
आप थोड़ा सा चीज समझिए, वो क्या होता है, वो सब जने ट्रान 1 फाइल नहीं कर सकते होते, वो अगर कोई टेक्निकल एरर की वजह से आपका ट्रान 1 रह जाता है तो आपको उनको अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो करते हैं सर, आपका खोलते हैं ट्रान 1, आप उसको तब कर सकते हैं। हाउएवर आपको मैं आज एक चीज 100% बता देता हूँ कि हाई कोर्ट में अगर आप अप्लाई करते हैं कि मेरे को ट्रांजिशनल क्रेडिट करना था, तो वो ट्रांजिशनल क्रेडिट हमेशा और हमेशा आपको खोलने के लिए बोल देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हाई कोर्ट ने हाँ ही बोली है खोलने के लिए, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। एक चीज और नोट कर लीजिए, सेक्शन 16(4) में भी आपको नोटिस आ रहा है आजकल कि आपका क्रेडिट पिछला वाला जो है आपसे अवेल नहीं हुआ था, तो अब आपको मिलेगा नहीं क्योंकि सितंबर की डेट निकल गई है। तो प्लीज नोट वन पॉइंट हियर ऑल्सो कि अगर आपका क्रेडिट ऐसा था जो सितंबर के बाद आपने अवेल करना चाहा, तो भी आप उसको एज अ वेस्टेड राइट फाइट कर सकते हैं लॉ के अंदर, क्योंकि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट्स क्या कहती हैं, इट कैन नॉट बी द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, कैन नॉट बी अ वर्स्ट जजमेंट असेसमेंट। तो आपको उस केस में वहां पर एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपको फाइट करना होगा, ये हाई कोर्ट लेवल पे जाएगा, लोअर लेवल पे नहीं निपटेगा केस। तो वहां पर आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा अगर आप उसको फाइट करेंगे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एज एन आपका लीगल राइट, एज अ वेस्टेड राइट कि आपको वो इनपुट मिलना चाहिए। यहाँ पर वो सैनिटाइजर का रेट पूछ रहे हैं सर, HSN का, आई बिलीव वो सर सैनिटाइजर HSN 12% में फॉल कर रहा है सर अभी। 12% है, HSN बता देता हूँ। और विमल जी कह रहे हैं प्लीज शेयर द सर्कुलर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग, वो मैं सर शेयर कर दूंगा फॉर श्योर आज ही, मेरे को धीरज जी भी एक बार प्लीज याद दिला देंगे शाम तक सर। और निष्कर्ष जी कह रहे हैं कैन बी डिपॉजिट एट इंटरेस्ट एंड सो टू क्लियर द रिफंड सून सो दैट फ्यूचर एनी फेवरेबल जज कम्स। निष्कर्ष जी आपका क्वेश्चन कौन सा, अच्छा रिफंड फैब्रिक वाला सर, रिफंड के अंदर इंटरेस्ट कभी भी प्रोटेस्ट में जमा नहीं होता सर, इंटरेस्ट आपको फाइट करना होता है सर। टैक्स अंडर प्रोटेस्ट जमा हो जाता है, पेनल्टी अंडर प्रोटेस्ट जमा हो रही है। गुलशन जी कह रहे हैं इफ सेस नॉट क्लेम्ड इन 3B एज वेल एज रिफंड नॉट क्लेम्ड सो फार कैन वी क्लेम द रिफंड ऑफ सेस इफ स्टिल शोन इन 2A। सर अगर आपने रिफंड ही क्लेम नहीं किया गुलशन जी तो कैसे मिल जाएगा आपको? गुलशन जी थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा कि रिफंड मेरे को अप्लाई नहीं किया। सर वो 2 साल वाली लिमिट एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है? अगर वो 2 साल की लिमिट लैप्स नहीं हुई है तो 3B के अंदर आपने रिफंड क्लेम भी नहीं किया है तो आज आप क्लेम कर लो सर्कुलर 26 यूज करके, ठीक है? और उसके बाद आप अगर वो 2 साल की लिमिट लैप्स नहीं हुई है तो रिफंड अप्लाई कर देना सर, ठीक है? आई बिलीव गुलशन जी क्लियर हो गया आपको। तो सर्कुलर मैंने क्लियर यूज किया था 26/2017, उसको यूज कर लेंगे सर, ठीक है सर? Any other query, please? Inquiry. Except cess refund has been claimed. एक्सेप्ट, हाँ सर मैं वही कह रहा हूँ, तो उस पीरियड का रिफंड अगर आप अप्लाई कर चुके हो फिर नहीं आप अप्लाई कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पीरियड का रिफंड अप्लाई कर दिया है तो रिफंड पीरियड अगर आपने लेट अस सपोज एक पीरियड का रिफंड आप नील अप्लाई कर देते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को अब अप्लाई करना है उसको। तो सेम केस सर सेस अगर आपने छोड़ दिया उस टाइम तो वो अब नहीं हो पाएगा। हाँ लेकिन ये देखा जा सकता है कि कैरी फॉरवर्ड करके कुछ लिया जा सकता है बेनिफिट, तो वो ले सकते हो आप। मैं ये तो कह सकता हूँ ना सर, सेस आपने 3B में अवेल ही नहीं किया था तब, यही आप लिख रहे हैं, तो मैं अगर क्रेडिट आज अवेल कर लूं और अगर टैक्स मेरे को लॉ परमिट करता है वो क्रेडिट क्लेम करने के लिए तो नेट ITC अवेल्ड आज का ही मान लिया जाएगा वो। तो उस केस में फिर उस केस में रिफंड अप्लाई कर पाऊंगा। दीपिका जी कह रही है इन केस ऑफ TCS रिफंड ऑन स्क्रैप वेदर डिपार्टमेंट ऑनलाइन होता नव्या है। जी सेस तो इकट्ठा भी क्लेम कर सकते हैं, पिछले वाला भी कर सकते हैं वो, लेकिन वो 16(4) की कंडीशन अगेन थोड़ा सा देखना पड़ता है सितंबर वाली से। नहीं सर 2 साल के अंदर आ रहा है वो, 2 साल के अगर अंदर पीरियड में आ रहा है अभी, अगर हाँ हमारा 2 साल के अंदर है अभी। गुलशन जी रिफंड 2 साल में आ रहा है वो मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, पर क्या उसको क्लेम करने की परमिसिबिलिटी है आज भी, वो चेक करो आप पहले। वही सर क्वेश्चन वही है कि उसके अगर भाई रिफंड हमारा 2 साल के अंदर आ रहा है, हमारा सेस रह गया, उस पे से सेस काट रह गया और सेस इज अ बिग पार्ट जो भी हमें क्लेम करना है उसका प्रोसीजर 3B में रह गया है, 3B में अवेल करना भी रह गया है ना गुलशन जी। हाँ जी। तो अगर आप उसको आज अवेल कर सकते हो तो आप आज अवेल करके ना उसका रिफंड 2 साल के अंदर है ना अगर, तो सर उस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उसको आज की कोई भी जो रिफंड एप्लीकेशन बना रहा हूँ ना सर उसी में उसको अप्लाई कर दूंगा सर। इसमें जरूर हाँ गुलशन जी, लेकिन इसमें याद रखेंगे जरूर आपकी फाइट होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो कहेगा कि भैया बहुत पुराने पीरियड का है, क्योंकि अमाउंट क्वांटिफाइड आपके बातों से मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा होगी, तो उस केस में वो जरूर आपको रेजिस्ट करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो आप उस केस में उसको अपील में ले जाना सर, हार मत मानना सर, फॉर श्योर अपील में भी मिल जाएगा आपको। ओके ठीक है। एक सर जो हमने मैनर बताई थी, जिस मैनर में ICS में हमें रिफंड क्लेम करना था, अगर जैसे वो मैनर ठीक नहीं हुई, ठीक है, आई में हमने कम क्लेम कर लिया, C और S में हमारा ज्यादा हो गया, तो आपने बताया था कि सर्कुलर हमें परमिट करता है कि हम उसे क्लेम कर सकते हैं। हाँ
कर सकते हैं। गुलशन जी, एडवर्स इफेक्ट नहीं लिया जाता आपके अगेंस्ट, एडवर्स एक्शन नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि अभी पोर्टल ने ये फैसिलिटी ऑन नहीं की है। तो आप 38 नंबर पैराग्राफ यूज करके फाइट करोगे केस को। एक चीज हमेशा याद रखेंगे गुलशन जी, सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट, नॉट ऑन द एसएससी। तो सर्कुलर में अगर कुछ लिखा है तो डिपार्टमेंट को मानना ही पड़ेगा। ठीक है सर। जितेंद्र जी कह रहे हैं आईटीसी नॉट क्लेम्स रिलेट टू इन्वर्टेड इन रिलेशन टू फैविज एंड कैन वी नाउ अप्लाई फ्रॉम अगस्त। जितेंद्र जी, ये चीज मैं एक बार चेक कर लूंगा सर कि आप रिफंड इस चीज का ले पाओगे या नहीं। ये मुझे प्लीज इवनिंग तक अलाउ करोगे, मैं इसको नोटिफिकेशन को चेक करके आपको पूरा बता दूंगा सर। यू प्लीज कॉल मी सर टुडे बाय 7 PM शार्प सर, मैं उस पर पक्का आपको चेक करके बता दूंगा। जी सर, एनेक्सर बी जो मैं बात कर रहा था आपसे, अगर एनेक्सर बी हमारा मैंने पोर्टल में चेक किया था, यूटिलिटी के अंदर नहीं आ रहा वो। ठीक है। तो अभी अगर रिफंड हम अप्लाई कर चुके हैं जो, हाँ, तो उसके लिए साथ में अटैचमेंट देते हैं फिलहाल अभी। सर दे दो सर अटैचमेंट, अब आप दे दो, क्योंकि अब से देनी है सर। पहले जो अप्लाई कर दिया सो कर दिया सर, लेकिन आज जो मैंने नोटिफिकेशन बताई 16 नंबर, उसमें लिखा है ना सर, तो वो अप्लाई करने के लिए बोल रहा है सर। और सर्कुलर 135 को यूज करना है सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जितेंद्र जी, आप कॉल कर लेना सर। धीरज जी, एक बार आप भी मुझे याद दिला देंगे सर शाम को प्लीज। ठीक है। निष्कर जी, आप रिफंड उस क्लेम में क्लेम करेंगे, आज के पीरियड के अंदर उसको डालने की ऐड करेंगे कोशिश। लेकिन अगर उस पीरियड में आपने 3B में क्रेडिट अवेल कर लिया था और आपने उस टाइम भी रिफंड अप्लाई कर दिया, जैसे कि अभी गुलशन जी का केस था, उन्होंने अवेल भी नहीं किया था, और आपने अगर अवेल उस पीरियड में कर लिया और अप्लाई नहीं किया तो फिर रिफंड नहीं मिल पाएगा आप। ठीक है सर, करें सर सुरेश जी कंक्लूड। Any other question? Any other query, please? Be quick. Any My members? mobile number is 8447137367 8447137367। विमल जी लिख दिया सर चैट बॉक्स में। कर लिया। मनप्रीत जी जी सर। है या अवेलेबल है? नहीं है? हूँ सर, बैठो सामने ही आपके। कर दें कंक्लूड सर? मेरे सामने क्वेरी ले रहे थे, मैंने कहा चलो सारे क्वेरी ले लें, उसके बाद ही बात सर। काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा आज भी, लगातार सैटरडे से लेके आज थर्सडे हो गया, लगातार हम रोज वेबिनार्स कर रहे हैं। कल भी एक वेबिनार है कंपनी लॉ के ऊपर, जो कंपनी लॉ की न्यू स्कीम्स आई हैं ELSS और LLP की, उसके ऊपर एक वेबिनार है 11 o'clock की, विजय गुप्ता जी NIRC मेंबर। तो आई वुड सजेस्ट कि वो भी आप लोग ज्वाइन करें। और इस कोविड-19 के टाइम पीरियड में जो लॉकडाउन है, उस पीरियड में हम लोग काफी इंफॉर्मेशन नॉलेज अपनी डिफाइन कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, दैट आफ्टर द लॉकडाउन विल बी ओवर। एक तो होता है ना कहते कहते कि दिमाग को जंग ना लग जाए, वो काम भी हो रहा है। वी विल बी लर्निंग एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहे। So I would thanks all the members who are present there, who had attended this webinar. Thanks Navya ji for interactive session. और इसी तरह से हम होप करेंगे वो आगे हमें जब भी हमें जरूरत होगी अवेलेबल रहेंगे। उन्होंने अपना नंबर भी शेयर किया है मेंबर्स के साथ। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर टाइम। सुरेश जी, Thank you to Navya ji and all the dear members for this wonderful session today. तो आपके शो के लिए मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक और इन्फॉर्मेशन थी, करनाल ब्रांच ने एक वेबिनार रखा है जिसमें सुरेश जी को बताया था, संजीव सिंगल जी की गाइडेंस के अंदर एक्सेल का। आई हैव गिवन द डिटेल्स ऑफ दिस इन द पानीपत ग्रुप ऑफ CAs. If any member want to join, that will be just after the ending of this session 1 PM. You can join that also. Thank you members. Thanks to all.